हमें जो भी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम आजकल बात सुनते हैं कि हर चीज हमारे जीवन में हम अट्रैक्ट करते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंटर है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम पे लगाता है और हमें जो जीवन में चाहिए वो घटना, चीज या इंसान हमारे जीवन में आता है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आता है। काफी लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि सर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, हम जो सोचते हैं उससे उल्टा ही होता है या तो जीवन में नेगेटिव होता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ विजन बोर्ड बना और विजुअलाइज करो तो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। वो अहमदाबाद में हॉस्टल में रहता था, मैंने ये सोचा था कब, जब मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी और हम 2 रुपये किराए वाले घर में रहते थे, पत्थर के घर में। तब मैंने मर्सिडीज के बारे में सोचा था और मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज है। वाह। सबकॉन्शियस माइंड को हमारे गोल को अचीव करने के लिए कोई स्टेप हो सकते हैं, 4 स्टेप या 5 स्टेप? मैं तो बहुत सारे स्टेप सिखाता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामर। तो जैसे हमारे ये कंप्यूटर में, आम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के भी कुछ लैंग्वेज होती है। उसमें मेनली 5 लैंग्वेज है। ओके। एक है, तो एक बार आपने कोई चीज का संकल्प कर लिया तो जीवन में होता ही है। डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा जियोगे नहीं, और इस बात को आज 30 साल हो गए। अफर्मेशन जो आपने कहा कि वन ऑफ द लैंग्वेज है, आपके हिसाब से कौन सा एक अफर्मेशन जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? डे बाय डे इन एवरी वे, ये अफर्मेशन डेली सुबह उठ के 3 बार बोलिए, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित जुबनपुत्रा आज के इस नए पावरफुल पॉडकास्ट में आपको एक बहुत ही पावरफुल गेस्ट के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूं। एंड जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, कोचिंग की बात करते हैं, तो दोस्तों ट्रेनिंग या कोचिंग के अंदर मैं जिनको कहना चाहूँगा कि वो ट्रेनिंग एंड कोचिंग के भीष्म पितामह हैं। और शायद ढेर सारे लोगों की जितनी उम्र होगी उससे ज़्यादा उनको तजुर्बा है ट्रेनिंग एंड कोचिंग का, और ख़ास करके माइंड पावर के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हीलिंग के बारे में, पतंजलि योग सूत्र के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, यू नेम द टॉपिक। सर ने तकरीबन 125 से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई है और साथ ही साथ में वो सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग भी देते हैं। और मज़ेदार बात है कि जब भी मेरा सर से मिलना होता है वो हमेशा कोई ना कोई नई बुक उनकी लिखी हुई मुझे गिफ्ट में देते हैं। सो वैसे ही पावरफुल यंग एंड एनर्जेटिक पर्सन डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू परीक्षित। थैंक यू वेरी मच सर कि आप हमारे ये पॉडकास्ट शो पे आए। मुझे भी मज़ा आया एंड वंडरफुल। सो सर हम शुरुआत करते हैं। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है माइंड पावर, एंड जब हम माइंड की बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सभी लोग जानते हैं, बट शायद वो डीप में वो क्या है वो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो यदि आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाए कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्या फ़र्क होता है? यस, पहले तो माइंड और ब्रेन के बीच में डिफरेंस बता देते हैं। क्या है फ़र्क? कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। हमें दोनों की जरूरत होती है, एक चीज से नहीं चलता है। सिर्फ हार्डवेयर से भी नहीं काम होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर से भी नहीं होता है। दोनों चीज़ की जरूरत होती है। यानी हमें ब्रेन की भी जरूरत है, माइंड की भी जरूरत है। और ऐसे 2 सॉफ्टवेयर है हमारे पास, 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जिसको हम जानते हैं, जिसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम अवेयर है, वो कॉन्शियस माइंड है जो सिर्फ 10% है। जबकि जो छुपा हुआ है, जो बैकग्राउंड में काम करता है, वो 90% जिनके पास पावर है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। और ज़्यादातर लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, यानी टोटल माइंड पावर का 10% को जानते हैं और 10% का भी 10% इस्तेमाल करते हैं, यानी टोटल माइंड पावर का तो सिर्फ 1% होगा। 1% और फिर भी डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। राइट। 90% को जानते नहीं हैं। अगर हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि 90% पावर क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो लोगों का जीवन बदल जाएगा। और यही काम मैं कर रहा हूँ। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं सिखाता हूँ। ग्रेट। सो सर, सबकॉन्शियस माइंड जिसके 90% पावर्स हैं, वो कौन कौन से पावर्स है, यदि आप ऑडियंस को बता पाएँ? यस, बहुत सारे पावर्स है। जैसे हमारा बॉडी का पूरा मेंटेनेंस उसके पास है, शरीर की जो भी क्रियाएं होती है वो सब सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। दूसरी बात है, हम जो याद रखते हैं वो मेमोरी का स्टोर हाउस सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हमें टेलीपैथी होती है, किसी की कोई बातें पता चल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो अचानक मिल जाता है, या फिर और हम कहते हैं तुम्हारी 100 है। साल की उम्र है, या फोन आ जाता है। right। और टेलीपैथी सबकॉन्शियस माइंड से होती है। कभी हम कोई गलत काम करने का सोचते हैं और अंदर से आवाज़ आती है, रहने दे, मत करिए, अच्छा नहीं है। वो कहाँ से आती है? वो सबकॉन्शियस माइंड से। यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारा मॉरल गाइड है।
जिसको लोग इंट्यूशन भी कभी-कभी कहते हैं। इंट्यूशन कहते हैं, जो हमारे हमेशा वार्निंग देता रहता है, गट रडार फीलिंग, कहते हैं। गट फीलिंग या इंट्यूशन। गट फीलिंग, इंट्यूशन सब। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के पास है। फिर पूरा यूनिवर्स के ऊपर कंट्रोल है। आप यहाँ बैठ के कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रेकी की बात करें, रेकी यहाँ बैठ के कहीं दूर तक आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ दीपक राग और राग मल्हार की बात की है। दीपक राग गाने से दिए जलते थे या आग लगते थे, और दीपक राग गाने से राग मल्हार से राग मल्हार गाने बारिश से होते थे। राइट। राग मल्हार गाने से बारिश आई थी। तो ये यूनिवर्स के ऊपर इसका कंट्रोल है। गुजराती में एक नरसिंह मेहता की हुंडी और कुंवरबाई को ममेरा जो है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड पूरे यूनिवर्स में जाके इन्फ्लुएंस कर सकता है। और हमें जो भी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम आजकल बात सुनते हैं कि हर चीज़ हमारे जीवन में हम अट्रैक्ट करते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेंटर है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम पे लगाता है, और हमें जो जीवन में चाहिए वो घटना, चीज़ या इंसान हमारे जीवन में आता है, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आता है। सो आई थिंक आपका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो रियल लाइफ में लाता है, वो जो टूल है वो सबकॉन्शियस माइंड है। और हर धर्म कहते हैं भगवान तुम्हारे अंदर है। वो कौन से भगवान की बात करते हैं? वो सबकॉन्शियस माइंड। शायद वो कल्प वृक्ष की भी जो बात करी गई है, यस, वो भी आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड ही है। हमारी हेल्थ का मेंटेनेंस वही करता है, हमें हेल्दी वही रखता है, हमें बीमारियों से बाहर निकालने का काम भी वही करता है। क्योंकि बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस होती है, बॉडी इज ए ऑटोमेटिक हीलिंग मशीन होता है, तो वो हीलिंग प्रोसेस है, वो भी उसके पास है। तो इतनी सारी उनके पास शक्तियाँ है कि अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू करो तो आपका जीवन बदल जाए। मगर लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना तो है। मुझे लगता है शायद जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हुए यदि वो 10 करोड़ कमाना चाहते हैं या 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? और यदि हाँ, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बहुत सारा है। मेरे पास एग्जाम्पल है। सौजी भाई धोड़किया को सब जानते हैं, जो सूरत के हरे कृष्णा एक्सपर्ट के मालिक है। मेरा पहला प्रोग्राम उसने 2000 में अटेंड किया था, आज से 25 साल पहले। तब उनका 300-400 करोड़ का बिजनेस है थे। आज उसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। और उन्होंने सिंसियरली सब कुछ सीख लिया और उसने इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने विजन बोर्ड बनाया, पूरा एक्शन प्लान लिखा, विजुलाइज करना शुरू किया है। अब तो 100 करोड़ की बात करते हैं, उनके पास तो बिलियंस में है। अभी मैंने गूगल करके देखा था, कुछ 36,000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। सोच लो, तो इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल कौन सा चाहिए? उनके चाचा गोविंद भाई थोड़ा क्या भाई वही हाल है, वो भी उतना ही पैसे के मालिक है। प्लस वो पैसे कमाते भी हैं और सेवा के लिए भी सही इस्तेमाल भी करते हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए आपको कि हो सकता है ऐसा? तो जैसे उन्होंने विजुलाइज किया और वो में भी 10,000 करोड़ और 37,000 करोड़ तक पहुँचे, तो यदि वो जर्नी की आज हमारे व्यूअर को शुरुआत करनी है, तो सबकॉन्शियस माइंड को हमारे गोल को अचीव करने के लिए कोई स्टेप हो सकते हैं, 4 स्टेप या 5 स्टेप, कि जिसके थ्रू मैं तो बहुत सारे स्टेप सिखाता हूँ। ओके। सबसे पहले एक ये विज्ञान समझ लीजिए कि हमारे जीवन में जो भी घटना बनती है, उसकी एक ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है। वो ब्लूप्रिंट यानी स्क्रिप्ट, जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट रहती है, वैसे प्रोग्रामिंग हो चुका है। वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामर। तो अगर हम ये सबकॉन्शियस माइंड में जो स्क्रिप्ट पड़ी है उसको बदली करके हम रिचनेस की स्क्रिप्ट बना दे, सक्सेसफुल इंसान की स्क्रिप्ट बना दे, तो सब कुछ पॉसिबल है और वो मिलता है हमारी लाइफ में। राइट। तो जैसे हमारे ये कंप्यूटर में, आम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के भी कुछ लैंग्वेज होती है। उसमें मेनली 5 लैंग्वेज है। ओके। एक है पावर ऑफ इंटेंशन, उसके ऊपर किताब भी है वायन डायर की, पावर ऑफ इंटेंशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संकल्प शक्ति। तो एक बार आपने कोई चीज़ का संकल्प कर लिया तो जीवन में होता ही है। इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। इसका कोई अब लोकल कोई एग्जांपल यदि आप दे पाए? इसके बारे में तो मेरे खास दोस्त है यहाँ, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर सुधीर शाह करके। वो बहुत ही फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है, पद्मश्री है। और उन्होंने न्यूरोलॉजी की जो किताबें लिखी है, जो पूरे इंडिया में एज ए टेक्स्ट बुक चलती है। तो डॉक्टर सुधीर शाह जब MBBS के फाइनल ईयर में थे, तब उनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस करके एक बीमारी हुई थी जो बहुत भयानक होती है। इतनी खराब बीमारी थी कि वो करवट भी नहीं बदल सकते थे।
और उनके सीनियर डॉक्टर ने बोल दिया कि डॉक्टर साहब आपको पैकअप करने का टाइम हो गया, 6 महीने से ज़्यादा आप जियोगे नहीं। ओह इतना फाइनल एमबीबीएस में डॉक्टर ने बोल दिया था। पहले तो उनको शौक लगा, राइट राइट मगर फिर सोचे कि इसमें से निकलना तो है। तो खुद ने एक अपने आप को कमिटमेंट किया कि अगर मैं इसमें से ज़िंदा रहूँगा तो मैं इतने देश के लिए काम करूँगा। और एक बार रात को 2 बजे उनकी नींद खुली और उसने यूनिवर्स को एक मैसेज भेजा कि मैं आगे जाके ये काम करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे करवाना चाहते हो तो मुझे ज़िंदा रखो। ऐसा वाह, करके उसने वाह। पावर ऑफ इंटेंशन किया, क्रिएट हाँ, किया, हाँ, यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग कमांड दे दिया। हाँ, हाँ। और दूसरे दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उनको ठीक होने लगा, दवाई वही रही, कोई चेंज नहीं, और धीरे धीरे ठीक होने लगे। बाद में बिल्कुल ठीक हो गए। ओह उसके बाद उसने एमडी किया, डीएम किया, बाद में न्यूरोलॉजी की स्टडी की, ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़े, हार्वर्ड में जाके पढ़े। उसने न्यूरोलॉजी की किताब लिखी और आज न्यूरोलॉजी में इंडिया में अथॉरिटी है और आज 16 घंटा रोज काम करते हैं और आज भी उसका वाह। RH पॉजिटिव ब्लड टेस्ट आता है। आता ऐसा भी है। है कि कितने ब्लड साल- टेस्ट कितने दिखाता है कि साल- बीमारी है अंदर, मगर फिजिकली नॉर्मल। राइट देखिए ये पावर ऑफ आई इंटेंशन। थिंक डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने से ज्यादा 6 नहीं महीने से जियोगे। ज़्यादा जियोगे नहीं। और अभी इस उस- बात को आज 30 साल हो गए। 30 साल से वो जिंदा है और रोज 16 घंटा काम करते हैं। काम करते हैं। ऐसा है। सो तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? पावर ऑफ इंटेंशन एंड हीलिंग पावर का जो एग्जाम्पल है सबकॉन्शियस माइंड का, ये भी तो बेस्ट एग्जाम्पल। ये उन्होंने मेरे वर्कशॉप में आके बताया था, पूरी जनता को दिखाया था कि डॉक्टर अडिया बोल रहे हैं, उसका मैं एग्जाम्पल हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है। सो आई थिंक मुझे लगता है लोग ज्यादातर नेगेटिव इंटेंशन के अंदर ही अपना जीवन बिता देते हैं, अब जब डॉक्टर कि- बोल देते हैं कि आप मरने वाले हैं तो फिर नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। चले जाते हैं। मैं मरने वाला हूँ तो वो मरने का ही विजुलाइज करते रहते हैं और वही सोचते रहते हैं, तो नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। तो यदि किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारी से जो अभी लोग जूझ रहे हैं, उनको अपने आप को यदि कोई पावर ऑफ इंटेंशन को यूज करने के लिए कोई अफर्मेशन यदि खुद को देना हो, यस, मैं तो क्या देना हाँ चाहिए? फिर आगे की बात करते हैं। 5 Okay. लैंग्वेज में से एक है इंटेंशन। इंटेंशन, राइट। दूसरी होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी रोल मॉडल। कि आप किसी को अपना रोल मॉडल बना दो और सबकॉन्शियस माइंड को एक पिक्चर दे दो, मुझे इनका जैसा बनना है, मुझे परीक्षित जैसा बनना है, या जो डिस्पेंसर बनना है, या ये बनना है। तो सबकॉन्शियस माइंड वहाँ से पूरी उनकी क्वालिटी लेके आपके अंदर डालना शुरू करेंगे। यूनिवर्स की एक कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म है, तो उनकी क्वालिटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ग्रेट। तीसरी है विजुलाइजेशन, यहाँ पे पिक्चर देखने का, लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। चौथी है एफर्मेशन, लैंग्वेज ऑफ वर्ड। और पांचवी है फीलिंग। ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 5 में से कोई भी एक भी काम करती है, मगर मैं तो मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ 5 के 5 लैंग्वेज यूज करो ना। यूज करो, क्या प्रॉब्लम है? फ्री में है सब कुछ, राइट। समझ लो इसको। 5 के 5 लगाओ उसको काम पे, तो जल्दी हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके आप अपनी स्क्रिप्ट बदल डालो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। जो आप गरीब की स्क्रिप्ट है, धनवान की कर दो। फेलियर की स्क्रिप्ट है, तो इसको सक्सेसफुल इंसान की कर दो। अफर्मेशन जो आपने कहा कि वन ऑफ द लैंग्वेज है, आपके हिसाब से कौन सा एक अफर्मेशन जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए? एमिली कू नाम की एक साइंटिस्ट थी जो वियना में थी, ऑस्ट्रिया वियना में। ओके। उसने बनाया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वो है डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन प्रतिदिन में और बेहतर होती जा रही हूँ। ऐसा उसने बनाया था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जख्मी हुए थे उनको बहुत काम आया था हीलिंग के अंदर। ये बहुत फेमस एफर्मेशन है। मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ, रोज सुबह उठ के 3 बार ये बोल लीजिए, देखो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वेरी गुड। मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स अभी ये देख रहे हैं, कमेंट के अंदर अभी जल्दी से टाइप करें। बिल्कुल कर लीजिए। एक बार रिपीट करता हूँ मैं। यस सर। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये एफर्मेशन डेली सुबह उठ के 3 बार बोलिए, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। एंड जब आप ये चीज़ को फॉलो करते हैं तो क्या बदलाव आता है, वो भी ज़रूर से 5, 7, 10 दिन के बाद में यहाँ पर आकर कमेंट जरूर करिए। यस, वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो एक हो गया पावर ऑफ इंटेंशन, कि जहाँ पर हम पॉजिटिव तरीके से कुछ सोचे या गोल के बारे में अफर्मेशंस हम दें। इसके ऊपर मैं एक 7 डेज मिराकल टेक्निक सिखाता था मेरे वर्कशॉप में। राइट। इंटेंशन है ये कि व्हाट इज मिराकल, चमत्कार यानी क्या? जो हमने जीवन में सोचा नहीं और अचानक कोई घटना बन जाए,
तो हम बोलते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, Miracle, हाँ, क्योंकि हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था और हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड ये मिराकल कर सकता है। तो मैं ओके, सबको सिखाता था कि पहले डिसाइड करो कि अगले 7 दिन में मेरे जीवन में कुछ चमत्कार चाहिए मुझे, पावर ऑफ इंटेंशन। फिर एफर्मेशन यूज़ करो। रोज़ रात को सोते समय अपने आप को कहो कि मैं मेरे जीवन में अगले 7 दिन में चमत्कार देखना चाहता हूँ और देखूँगा। सो कोई एक व्यक्ति है जिसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी चाहिए या मनी चाहिए, कोई भी एनीथिंग जो तो फील्ड में चाहिए उस फील्ड में राइट मिलेगा राइट राइट उसको। राइट राइट, ओके, फिर दूसरे दिन 6 दिन कर दो कि अगले 6 दिन में मैं एक चमत्कार देखना चाहता हूँ मेरे जीवन में और वो होगा। फिर तीसरे दिन 5 दिन बोलो। 7 दिन तक डेली रात को अपने आप को एफर्मेशन दो। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटेगी जो आपने सोची नहीं थी। और पर्टिकुलर बोल सकते कि मुझे बिजनेस में चमत्कार चाहिए चाहिए, या हेल्थ में चमत्कार चाहिए या सोशल लाइफ में चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड वो भी करके देगा आपको। तो 7 दिन के अंदर माने मिरेकल हो सकता है। मिराकल 7 डेज मिराकल करके एक मिरेकल। टेक्निक ही है ये। वाह वाह, सो मुझे लगता है मैं आज से इस चीज की शुरुआत करता हूँ। और सब लेकिन- दर्शकों को बोलते हैं और Right. 7 दिन के बाद आप कमेंट क्या करें। क्या मिरेकल होता है वो जरूर से आप जरूर से शेयर बताएं। करें। वंडरफुल, बहुत बढ़िया टेक्निक है। और सर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके इतने सारे पावर्स है, उसको एक्टिव करने के लिए ये सारे पैरामीटर्स हमने बात करी। बट काफ़ी लोग ऐसा मुझे कहते हैं कि सर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, हम जो सोचते हैं उससे उल्टा ही होता है, या तो जीवन में नेगेटिव होता है। तो क्या वो नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं, या यदि उनका काम नहीं करता तो क्यों नहीं करता? यस, वेरी गुड। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ विजन बोर्ड बनाओ और विजुलाइज करो तो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्वालिफिकेशन होती है जो मैं बताता हूँ कि सिस्टम से जाना चाहिए, सिर्फ बीच में से नहीं जाना चाहिए। मैं एक 14 स्टेप टू सक्सेस करके मैं लोगों को बताता हूँ। ओके, तो पहला स्टेप है कि आप एक अपना गोल डिसाइड करो और ये गोल के बारे में डिसाइड करो, यानी सिर्फ 1000 करोड़ कमाना है ऐसा नहीं। 1000 करोड़ कब तक कमाना है, क्यों कमाना है, कैसे कमाना है, उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हो, ये सब चीज़ का एक प्लानिंग करो। ब्लूप्रिंट बनाओ। बनाया, right? दूसरे बात उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करो, यानी विजन बोर्ड बनाओ, गोल चार्ट बनाओ और उसको ऐसी जगह पे लगाओ जहां आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, विजन बोर्ड जिसको हम कहते हैं। तीसरा होता है कि उसके लिए बर्निंग डिजायर क्रिएट करो। आजकल ज्यादातर और कुछ देखते ही नहीं, खाली मोबाइल को देखते हैं, तो मोबाइल के वॉलपेपर पर रख ये सकते हैं? चलेगा, यस रख चलेगा, सकते हैं, चलता ओके, है। ओके, अब मेरा छोटा भाई है, उसको आईएएस बनना था। हाँ, आज से 40 साल 45 साल पहले की बात है। तो उसका सपना था आईएएस बनने का। तब मुझे माइंड पावर का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मगर एक बात समझ में आ गई कि जो नज़र के सामने रहता है वो जिगर के पास रहता है। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया। वो अहमदाबाद में हॉस्टल में रहता था, एचएल कॉमर्स के हॉस्टल में, गवर्नमेंट हॉस्टल में। तो मैंने बोला, अशोक एक काम कर, तो तेरे रूम के दरवाजे के ऊपर तेरे नाम के नीचे आईएएस लिख दे। बोला ऐसा कैसे लिख सकता है, अभी तो मैं हुआ नहीं। मतलब दूसरा के लिए नहीं लिख रहा है, तेरे लिए लिख रहा है। हाँ, उसमें कोई गुना बुना कुछ नहीं है, कोई लीगल नहीं है, तू लिख। और उसने लिखा। मेरा लॉजिक क्या था कि दिन में 3 बार वो एंटर होता है, वहाँ 3 साल रहा तो 1000 बार वो एंटर हुआ। तो 1000 बार उसके माइंड में गया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। और क्या हुआ, उसने ग्रेजुएशन किया, पहली ट्रायल आईएएस की दी 1.5 साल के बाद, और फर्स्ट ट्रायल में 22 साल की उम्र में वो आईएएस पास कर दिया पहली ट्रायल में। और गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ और आईएएस इंग्लिश मीडियम में उसने अपियर हुआ और फिर भी वो पास हो गया। यंग एज 22 एज में हो गया वो। उसका कारण था वो आइडिया जो मैंने दरवाजे के ऊपर, वो फोटो भी मैंने रखी है, मेरे प्रोग्राम में लोगों को दिखाता हूँ। उसने ढूंढ के दिया कि देखो आपकी एडवाइस मानी थी तो मैं आईएएस हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ उसका फोटो। तो आई थिंक जो वो है ना, नजर के सामने जिगर के पास जो भी रहता है वो तुम उसमें टाइम पास वाली चीज ना होते हुए हमारा गोल होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है। ये है। तीसरी चीज है कि बर्निंग डिजायर क्रिएट करो। ऑर्डिनरी विश से नहीं होता। विशफुल थिंकिंग इज डिफरेंट एंड क्रिएटिंग बर्निंग डिजायर डिफरेंट है। राइट। मान लो आपकी बर्निंग डिजायर नहीं है और क्रिएट करनी है तो क्या करें? तो अगर आपने विजन बोर्ड दीवार पे लगाया तो डेली देख के ये बोलो कि मैं 1000 करोड़ कमाऊंगा, मैं 1000 करोड़ कमाऊंगा, मैं 1000 करोड़ कमाऊंगा। तो बार बार देखोगे तो अंदर से बर्निंग डिजायर क्रिएट होगी।
सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। हुए थे। 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने भी मेरा विजन बोर्ड बनाया हुआ था एंड उसमें मैंने लिखा हुआ था कि कार चाहिए, मम्मी पापा को एक घर देना है। तो 22 साल की एज पे मैंने पेंट हाउस लिया था अहमदाबाद में एंड मम्मी पापा को गिफ्ट दिया था एंड 29 मर्सिडीज लिखा था। तब सारे लोग हंसते थे कि पूरे खानदान में किसी का गाड़ी देखा है क्या, बट टचवुड 29 की एज पे मर्सिडीज भी आ गया। आगे वही सो जो हम सोचते हैं बार बार वो डेफिनेटली पूरा होता बेस्ट है। वो पूरा एग्जांपल। होता बर्निंग डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग हम्म। बर्निंग डिजायर क्रिएट नहीं कर है। पाते। नहीं, राइट। चौथी चीज है कि यू मस्ट बिलीव इट। लोग बिलीव नहीं करते कि यार मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं मर्सिडीज विजुअलाइज कर रहा हूँ, लोग मुझे पागल कहेंगे। मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज थी। जब मैंने ये सोचा था कब, जब मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी और हम 2 रुपया किराए वाले घर में रहते थे, घर पत्थर के में। घर में, तब मैंने मर्सिडीज के बारे में सोचा था और मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज आई। वाह वाह। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है अगर सिस्टम को फॉलो करो तो। तो ये हुआ आपका। दूसरी बात है बिलीफ। हाँ, ज़्यादातर लोग हमारी बातें सुन के मर्सिडीज लिख देते हैं, वहाँ पे विजन बोर्ड में लगा देते हैं, मगर अंदर से बिलीफ होती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, या दूसरे लोग उनकी बिलीफ हिला देते हैं क्या पागल मत बन, ये होता है। राइट। मुझे याद है मेरा ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम में एक लड़की आई थी, वलसाड़ से आई थी और शादीशुदा थी। तो उसकी सास ना बोल रही थी कि तू ट्रेनर बनने को मत जा। बोले डॉक्टर अडिया 1.5 लाख रुपया तेरी फीस लेके तुझे उल्लू बना रहे हैं, तो क्यों जा रही है? बोले मैं ये सीखने को जा रहा हूँ कि लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाए ये 1.5 लाख रुपये का फीस देके। राइट। तो कहने का मतलब ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है ये उल्लू बनाने का धंधा है। मैं जब शुरू में माइंड पावर सिखाने का शुरू किया तो 2-3 पेपर वाले ने मेरे अगेंस्ट में आर्टिकल लिखे थे कि लोगों को गुमराह कर रहा है, ऐसा थोड़ा विजुलाइज से मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। और ढेर सारे लोग वैसा मानते भी हैं कि सिर्फ विजुलाइज करके यदि मिल जाता है तो सारे लोग बिल गेट्स ना बन जाए, नहीं तो सारे लोग वॉरेन बफेट ना बन जाए। यार मैं कहीं भी नहीं कहा कि सिर्फ विजुलाइज करके मिलता है। ये जो स्टेप है उसमें लास्ट स्टेप वही है, टेक मैचिंग एक्शन, यानी मैचिंग एक्शन लेना है। आपको अगर सलमान खान जैसा बॉडी बनाना है तो आपका टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा, जिम में जाना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ेगा। जो सलमान खान करता है बॉडी के लिए वो करना पड़ेगा, तब बनेगा। सिर्फ विजुलाइज करने से थोड़ा बॉडी बनेगा। आधी रात तक जागते रहोगे, जिम में जाओगे नहीं, जंक फूड खाओगे, तो कैसे बॉडी बनेगा? तो मेरा लास्ट स्टेप तो वही है, मैचिंग एक्शन लेने का। तो मैचिंग एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होता है। सो आई थिंक जो लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मुझे लगता है शायद वो लोग काम नहीं कर रहे अपने गोल के लिए, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन, मैचिंग एक्शन काम नहीं करेगा कभी भी। और ये सब करना पड़ेगा, उसको बिलीफ भी डेवलप करनी पड़ेगी। बिलीफ नहीं है तो कुछ नहीं होता है, बिलीफ तो होनी चाहिए। अब बिलीफ नहीं है तो कैसे डेवलप करनी है? हमारी कोई भी बिलीफ कैसे बनती है? बार बार हम सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड देते हैं ना वो बिलीफ बनाता है। जैसे बचपन में हम कहते हैं तू गधा है, तू गधा है, तेरे में अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, तो हमारी बिलीफ बन जाती है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं गधा हूँ। बचपन से हमें ये कहे तू इंटेलिजेंट है, तू इंटेलिजेंट है, तू पावरफुल है, तो हमारी वो बिलीफ बनती है। राइट। तो वो एफर्मेशन दूसरे ने दिया और हमने बिलीफ बना ली। तो हम अपने आप को एफर्मेशन दे के भी बिलीफ बना सकते हैं। तो कई बार लोग वैसे भी मैंने देखे हैं जो प्रोग्राम में आते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, उनका ये कहना होता है कि बचपन में मम्मी पापा ने हमें नेगेटिव बोल दिया या मम्मी पापा के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और उसका गुस्सा मुझ पे निकलता था, मुझ पे मारते थे। तो बहुत सारे ट्रॉमाज है। अभी मम्मी पापा तो शायद दुनिया में नहीं रहे, वो भी बड़े हो गए, पर फिर भी अभी तक मन के अंदर वो फियर, फोबिया, ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें अभी भी उनके मन में हैं। तो यदि वो दूर करना चाहे ताकि उनका पॉजिटिव बिलीफ बन पाए, तो क्या उसके लिए कोई टेक्निक हो सकती है? यस, उनके लिए एनएलपी की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, रिमूविंग पास्ट पेनफुल मेमोरी। मैं बताता हूँ, उसके पहले एक और बात बताता हूँ। मेरे प्रोग्राम में मैं हमेशा ऑडियंस को पूछता हूँ कि तुम अपने बच्चे को सबसे अच्छी गिफ्ट देना चाहते हो, सबसे प्रीशियस, तो क्या हो सकती है? आईफोन, फरारी कार, क्या दे सकते हो? तो सब बोलते हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं संस्कार। मतलब कैसे दोगे संस्कार? बोले समझा के, ये करके, हम ये करके। बोलता हूँ नहीं, सबसे बड़ी बच्चों के लिए गिफ्ट क्या है मालूम है? कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। वो बच्चा देख के उनके अंदर जो इफेक्ट आएगी ना, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है। और सबसे बड़ा पॉइजन क्या है? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और वो बच्चे के अंदर जो जाता है ना, वो सबसे बड़ा बच्चे के लिए पॉइजन है। उससे ज़्यादा पॉइजन कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तो मेरे घर में क्यों पैदा हुआ?
सबसे घातक जो सेंटेंस है ना बच्चे के लिए, वो ये है कि जब माँ बाप के मुंह से सुनता है ना कि तू मेरे घर में क्यों पैदा हुआ, मैंने गलती कर दी तुझे पैदा करके, वो सबसे डेंजरस सेंटेंस है। वो कभी भी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए। मगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग में बच्चे आते हैं, रोते हैं, बोलते हैं हमें मर जाना है। बोले क्यों? तो बोले मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा बोला कि तुझे पैदा करके हम अभी पछता रहे हैं ऐसा। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस सेंटेंस जो तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं कि जिनको शायद बचपन में कहा गया, वो बड़े हो गए, अब वो अपने ये माइंड को अंदर गूंजता रहता है उनका सब कुछ। यस तो उसके लिए जो टेक्निक है ना, अभी एनएलपी में क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं बनी है वो वीडियो फॉर्मेट में एज इट इज़ एचडी क्वालिटी में हमारे सबकॉन्शियस के मेमोरी की हार्ड डिस्क में पड़े रहती पड़ी है। है। वो कभी भी ऑटोमेटिक रिप्ले हो जाती है, हमारे अभी के जीवन में याद आती है और हमारे बिहेवियर को, मूड को, हमारे डिसीजन को, हमारी इमोशन को इफेक्ट करती है। तो उसको इमोशनल जो उसके साथ अटैचमेंट है वो तोड़ना पड़ता है। ओके ओके। तो अभी एनएलपी में एक टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि उसको सब मोडालिटी कहते हैं। कोई भी चीज़ का कुछ गुण रहते हैं, जैसे मेरी उंगली के आकार है, मेरी उंगली का कलर है, राइट, इसका टेम्परेचर है, इसका एक शेप है। राइट। तो ऐसा फिल्मों का जो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी होता है, उसका फोकस होता है, उसकी ब्राइटनेस होती है, उसका कलर होता है, उसका मूवमेंट होता है, उसमें साउंड होता है, उसमें नज़दीक और दूरी होती है। तो इसको एनएलपी में सब मोडालिटी कहते हैं। एनएलपी ये कहता है कि कोई भी एक सब मोडालिटी इसमें से चेंज कर दो, आप एडिट कर दो, तो उसकी इमोशनल इफेक्ट उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब ये पड़ा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ये पिक्चर जो हमें डिस्टर्ब करता है। कॉन्शियस माइंड इज द एडिटर। तो कॉन्शियस माइंड को क्या करना है? एडिटर का रोल करना है। उसको ये जो पिक्चर अंदर पड़ा है जो बार बार डिस्टर्ब करता है अभी की लाइफ को, उसको इमोशन से डिटैच करने के लिए उसकी 5 सब मोडालिटी हम चेंज करवाते हैं। एक्चुअली एक सब मोडालिटी चेंज किया तो भी इफेक्ट चली जाती है। हम 5 की 5 करवाते हैं। माने सोच में हमें कुछ बदलाव लाना है। नहीं, उसको एक्चुअली उसको एडिटिंग करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ में पेन या कुछ भी दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम आंख बंद करके विजुअलाइज एक्सरसाइज है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए वर्चुअल एंड एक्चुअल इज द सेम थिंग। तो वर्चुअल एक्सरसाइज होती है, तो उसके हाथ में कोई भी एक पेन दे देते हैं या कोई भी रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। ये रहा। हाँ, यस सर। और बोलते हैं कि देखो तुम्हें ये एडिटिंग करना है ये पिक्चर को। फिर मैं आंखें बंद करवा के उसको बोलता हूँ कि कल्पना करो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन है, टीवी है, स्क्रीन है, तुम्हारे पास इसका रिमोट कंट्रोल है, इसमें 6 बटन है। ये 6 बटन का इस्तेमाल करके तुम्हारे अंदर जो पिक्चर पड़ा है उसको एडिटिंग करना है एंड योर कॉन्शियस माइंड विल डू द एडिटिंग। और पड़ा है वो सबकॉन्शियस माइंड। सो जो ट्रॉमा वाला वक्त था, हाँ, वो वक्त में जाना है। हाँ, वो वक्त में जाना है, वो घटना को देखना है। हाँ, वो घटना पहले प्ले बटन दबा के देखना है स्क्रीन के ऊपर। वो घटना एज इट इज़ आपको याद है, वो आपके सामने आएगी, थोड़ी देर के लिए देखना है। फिर क्या करना है, उसका सबसे पहला तो उसका साउंड बंद कर देना है, तो म्यूट बटन दबाना है। फिर बोलता हूँ म्यूट बटन दबाओ, देखो अभी आपको आवाज़ बंद हो जाएगी। तो एक्चुअल में उसको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आवाज़ बंद हो गई, म्यूट हो गया। फिर बोलता हूँ इसको ब्लैक एंड वाइट कर दो, तो एक बटन दबाते हैं तो पिक्चर ब्लैक एंड वाइट बन जाता है। उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ अभी पॉज बटन दबाओ, तो पिक्चर जो मूविंग थी वो अटक जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये करवाता हूँ। फिर बोलता हूँ इसको आउट ऑफ फोकस कर दो, पिक्चर को धुंधला कर दो, तो धुंधला देखने लगता है। फिर जूम आउट यानी पिक्चर को दूर भेज दो, यानी छोटा 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 हो जाने दो, तो धीरे धीरे पिक्चर छोटा होकर एक बिंदु बन जाता है और फिर टीवी स्क्रीन क्लियर हो जाता है। जैसे पतंग आसमान में कट के चली जाती है, बाद में दिखना बंद हो जाता है, वैसे पिक्चर भी स्क्रीन पे छोटा होकर बिंदु बन जाता है, स्क्रीन आउट हो जाता है। तो ऐसा 2-3 बार एक्सरसाइज करने से वहाँ एडिटिंग हो गया। सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी जो फिल्म पड़ी है ना वो अब वो याद भी आएगी, ज़्यादातर तो याद ही नहीं आएगी। वो कॉन्शियसली याद करके निकालेगा तो भी उसके साथ इमोशनल जो कनेक्शन था ना वो आपने तोड़ दिया, तो उसको उसका बुरा नहीं लगेगा, उसकी कोई अभी बुरा फील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसकी टोटली नेगेटिव इफेक्ट चली जाएगी। ये वंडरफुल टेक्निक है
पास्ट पेनफुल मेमोरी करने की। और मैंने देखा है ज़्यादातर दुखी निष्फल लोगों इसलिए दुखी और निष्फल है कि बहुत सारी पास्ट पास्ट पेनफुल मेमोरी है, की ढेर सारी मेमोरीज है जो लोग ज्यादातर मिटा नहीं पाते, पर नहीं आई थिंक पाते मुझे लगता और है सर पूरी आपने जिंदगी वही मेमोरी के साथ वो जाते हैं। आपने बहुत ही पावरफुल टेक्निक दे दी है, और मुझे टेक्निक लगता है जो भी व्यूअर्स है यदि ये टेक्निक को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है लाइफ बहुत में ढेर सारा ज़बरदस्त चेंजेस आ टेक्निक है। मैंने तो सकता बहुत है। सारे लोगों को इसमें हेल्प किया, दे आर वेरी हैप्पी। राइट राइट। ऐसा सो आई थिंक एक इसका हम क्विक रिवीजन करें तो जो भी पास्ट का कोई भी ट्रॉमा है, नेगेटिविटी, सास बहू का या कोई भी रिश्ता या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हमें विजुलाइज करना है। हाथ में रिमोट है और उसमें हमें एडिटिंग करना है, माने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, छोटा कर दिया, ऐसा कुछ भी करते हुए उसके जितने भी सब मोडालिटीज है ना उसमें से एक दो को चेंज कर दिया चेंज तो भी कर हो देना जाता है। है। मैं तो सभी के सभी करवा देता हूँ ताकि वापिस आए नहीं वो ऐसा। और ये प्रोसेस आंखें बंद करके हमें करनी है। आंखें बंद करके स्क्रीन पे करना है, ये मेंटल स्क्रीन है, मेंटल राइट। वहां पे करना है, देखना है कि ये टीवी का स्क्रीन है। आंख बंद करके आपको टीवी का स्क्रीन दिखेगा, ऐसा जबरदस्त वाह एक्सरसाइज है। वाह। सो मुझे लगता है एक कि हम हमारे गोल के बारे में विजुलाइज करें, और दूसरा कि वो गोल को पूरा करने के लिए जो जो भी ट्रॉमास या नेगेटिव बिलीफ है उसको कैसे दूर कर दे। ये दोनों अपने बहुत ही पावरफुल बाद में उनको माफ भी करना है ओके ओके जिन्होंने आपके साथ गलत किया, किया, जैसे आपके हाँ। पेरेंट्स हैं। इस दुनिया में है तो पर्सनली कर सकते हैं, नहीं तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाके भी कर सकते हैं। उनका फोटो देख के उनको रिलीज कर सकते हैं, आपने मेरे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया है, जिससे मुझे दुख हुआ है, अभी भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं आपको रिलीज कर रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ और भगवान को प्रेयर करता हूँ कि आप को और सुखी करें। ओके। ये इसने बहुत पावरफुल लिखा है। अ, लुइस है? इसकी वाइन डायर की किताब है, अच्छा। यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। वो किताब में ये लिखा है, फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज, वाइन डायर की किताब है। ओके ओके। तो पेरेंट्स को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वाइन डायर की स्टोरी ऐसी है कि वाइन डायर के फादर उसके वाइफ को, यानी वाइन डायर की मदर को 6 बच्चों के साथ फुटपाथ पे छोड़ के गुम हो गए थे। ये रियल स्टोरी है। ओह! और वाइन डायर के बहुत गुस्सा था उसके लिए, नहीं वो ट्रॉमा वो सहन नहीं कर सके थे। तो ज़िंदगी भर उसने एक ही गोल रखा था कि मेरे फादर को मिल के मैं पूछूँ कि मेरी मम्मी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा क्या फ़ॉल्ट था? तो वो ढूँढते रहे। कितने साल तक उसने फादर को ढूँढा, मिले तब वो कब्र में थे, मर चुके थे। और फिर कब्र के पास पहुँचे, अपने आप का वो गुस्सा और वो रिज़ेंटमेंट उसने रिलीज़ किया। हाँ। और उसके बाद वाइन डायर की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आया। ये उसने वो किताब में लिखा है, पूरी स्टोरी वाओ! ऐसा है। सो आई बुक थिंक का नाम है यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट, बिलीव इट। ऐसा है। सो आई थिंक वो ढेर सारी हीलिंग और मेडिटेशन को लेकर वो भी ढेर सारी बातें करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक्टिव करना है तो उसमें कोई मेडिटेशन का रोल होता है या Yes. मेडिटेशन काम का नहीं है? यस। देखिए मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, हार्ड डिस्क खोलते हैं, फाइल खोलते हैं, तभी तो उसमें प्रोग्रामिंग होता है। तो मेडिटेशन करना या रिलैक्सेशन करना, ये एक फाइल खोलने जैसी बात है। जब हम इनर जर्नी करते हैं, हम ज़्यादातर बाहर घूमते रहते हैं। हाँ। हमें एक नई जर्नी सीखनी है, गोइंग विद इन, जिसको हम रिलैक्सेशन या मेडिटेशन कहते हैं। तो हम जैसे ही अंदर अंदर जाते हैं मेडिटेशन करके, तो हम सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाते हैं, यानी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड का एडिटिंग करने के लिए ये प्रोसीजर तो करनी ही पड़ेगी, तभी होगा ये। राइट राइट। तो मेडिटेशन का ये रोल है, और मेडिटेशन का तो उससे बहुत आगे का रोल है। आजकल मैं पतंजलि योग सूत्र सीख रहा हूँ, तब पता चला कि माय गॉड मैं क्यों इतना लेट ये सीख रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और लोगों को पता भी नहीं है क्या क्या इसके अंदर पावर है। पूरे मैं दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी में गया, मेरा शौक है ये, मैं कोई भी कंट्री में जाता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी को विजिट करता हूँ, डिपार्टमेंट विजिट। एक भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका यूरोप की नहीं देखी जहाँ मेडिटेशन और योगा का डिपार्टमेंट नहीं हो। वाह। और इंडिया में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं देखी जहाँ हो ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो। हालांकि वो है हमारी साहब का, बट वो इसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं। ये तो इट इज सरप्राइजिंग कि इंडिया में अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं देखी जहाँ मेडिटेशन और योगा का डिपार्टमेंट हो। इट इज सरप्राइजिंग। तो मेरा अभी यही मिशन रहा है कि भगवत गीता, योगा, मेडिटेशन, पतंजलि योग सूत्र ये आम आदमी तक फैला देना है, इतना तक कि फिर एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। ये धर्म नहीं है, लोग इसको धर्म समझ के ये करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहीं भी भगवान की बात नहीं की है उसने, प्योर साइंस है, समझा ना, बियॉन्ड धर्म है ये सब। राइट।
सो आई थिंक पतंजलि योग सूत्र में भी माइंड पावर के आसपास ढेर सारी चीजें कही गई पूरा हैं। माइंड पावर का पूरा और माइंड उसमें पावर एक बात जो है कि मन के शांत होने से आत्मा एंड परमात्मा, अणु एंड परमाणु का सारा ज्ञान अपने आप मिल जाता है। मिल जाता है। तो जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कोई रील नहीं देखी, उन्होंने गूगल नहीं देखा, फिर भी उनके पास सारा ज्ञान था। तो क्या मेडिटेशन से, माने कुछ भी पढ़े बिना, स्कूल गए बिना, मेडिटेशन से इतना सारा ज्ञान मिल सकता है? आपका क्या कहना है? मेरे माइंड में बहुत टाइम से 2 सवाल थे जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। ओके। पहला ये था कि कार्मिक रिकॉर्ड, हम कहते हैं ना कर्म का सिद्धांत, हाँ। कि बुरे कर्म करते तो बुरा फल मिलता है। Right. अच्छा, तो ये कहीं रिकॉर्ड तो रखता होगा ना, क्योंकि कर्म का फल अभी नहीं मिलता है, किसी ने 1 कितना साल, अच्छा किया, 10 कितना साल बुरा या किया। अगले जन्म में मिलता है। हाँ। तो रिकॉर्ड कौन रखता है? ये सब चीजें कहाँ है, कौन से फॉर्मेट में है? हम तो साइंटिफिक दिमाग से, अगर पेपर से लिखना है तो 7 बिलियन लोगों का रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? कितने जन्मों का रिकॉर्ड? हाँ, कितने जन्मों का रिकॉर्ड? रिकॉर्ड, हाँ। तो ये तो डेफिनेटली फिजिकल फॉर्मेट में नहीं हो सकता है। नहीं, हाँ। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकता है, वर्चुअल फॉर्मेट में, यानी कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। और उसके लिए कहीं सर्वर भी चाहिए। वो सर्वर कहाँ होगा? ये रिकॉर्ड कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता होगा? आपने देखा है सर्वर? है नहीं, वही बोल रहा हूँ। तो मैं तो सोचता था, और यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं कि नहीं सकते? अगर वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो कैन वी गो एंड डिलीट इट? उसको हैक कर सकते क्या? तो ये मेरे मन में बहुत टाइम से सवाल था कि मुझे एक दिन यार ये जाके ढूंढना है कि रिकॉर्ड कहाँ रहता है। क्योंकि सबने कुछ ना कुछ पाप किए होते हैं जवानी के दिनों में, खास करके जब समझ नहीं होती है। राइट। पाप पुण्य की ज़्यादा समझ नहीं आती है, अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर डरने लगते हैं कि मैंने पाप कर लिया, अभी मुझे भगवान सजा देंगे। डर में जीते रहते हैं, गिल्ट कॉम्प्लेक्स के साथ जीते रहते हैं। मतलब कहीं भी जाके ये सीखना है मुझे। दूसरी बात है कि भगवान महावीर को, बुद्ध को, गुरु नानक जी को, ये सबको जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान उसको कहाँ से आया? ये कहाँ से लिया उसने? आई थिंक वैसे कहते तो हैं उत्तरा ज्ञान। ये ज्ञान पहले कहीं तो था ना। हाँ, जो महावीर वाणी में और बुद्ध भगवान ने जो दिया है, वो ज्ञान ब्रह्मांड में तो था, मगर हमारे तक तो उनके थ्रू पहुंचा, तो वो उनके वाहक बने। तो वो कैसे हुआ? तो ऑटोमेटिक हो गया, यूनिवर्स ने उसको चुना या खुद ने उनको प्रयत्न करके ढूंढा? अगर वो प्रयत्न करके ढूंढ सकते हैं तो मुझे वो यूनिवर्सल डेटाबेस तक पहुंचना है और वहां जाके वो ज्ञान ढूंढना है जो आज अभी तक पृथ्वी पर आया नहीं है। राइट। अभी तक किसी को पता नहीं है। जैसे विमान कैसे उड़ता है, इसका ज्ञान विमान की शोध हुई इसके पहले कहीं ना कहीं तो था ना, इंसान के पास पहुंचा उसके पहले भी। सबकॉन्शियस माइंड में इतने पावर है, वो किस पहले अभी लोगों को पता चला, मगर आज से 1000 साल पहले लोगों को पता नहीं था। मगर कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता था, तभी तो हमारे पास पहुंचा। राइट। तो वो ज्ञान का खजाना, वो गूगल से भी बड़ा खजाना है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ा, बहुत ही। हाँ। तो वो खजाना कहाँ है? मुझे वहां तक पहुंचना है और वहां से ऐसा अनएक्सप्लोर्ड नॉलेज लाना है जो अभी तक पृथ्वी के ऊपर नहीं है। तो पतंजलि योग सूत्र यदि कोई पढ़ता है, इसको समझता है, तो मुझे ये दोनों जवाब उसके अंदर से मिले। क्या बात है? दोनों हो सकता है। अब हमें भी बताए तो पता चले। वो तो लंबा है वैसे, पतंजलि योग सूत्र तो 196 सूत्र है, उसका लास्ट पार्ट में उसने ये सब चीजें लिखी है। उसका जो है ना, वो केवल पाथ करके हैप्पीनेस का जो रास्ता है कहते हैं। ओके। तो एक्चुअली पतंजलि योग सूत्र सिर्फ धार्मिक, बिल्कुल धार्मिक तो है ही नहीं, इवन आध्यात्मिक से ज्यादा हर चीज का जवाब वहां पे है। मर्सिडीज भी चाहिए तो पतंजलि योग सूत्र के रास्ते से आ सकती है। टूटे हुए रिलेशनशिप भी पतंजलि योग सूत्र के रास्ते से ठीक हो सकते हैं। हेल्थ भी वापस आ सकती है। वाह। और मैंने कहा मेरे जो प्रॉब्लम्स के जवाब है वो भी वहाँ पे है। और जिनको मोक्ष पाना है, ऐसा बहुत लोग होता है जो मोक्ष की बातें करते हैं मगर उसको पता नहीं मोक्ष कहाँ मिलता है। तो मोक्ष का रास्ता भी उसने बताया है। जन्म कहते हैं हम 84 लाख योनि में से पास होके हमारे फेरे चलते रहते हैं, उसमें मुक्ति चाहिए, उसका जवाब भी वहीं पे है। तो मैं तो जब सीखा तो हैरान हो गया यार, ये मैं इतने साल के बाद 75 ईयर्स का होने के बाद में ये सीख रहा हूँ, ये तो 10 साल के बच्चों को सिखाना चाहिए जैसी बात है। तो फिर मुझे लगा यार ये मुझे कॉमन आदमी तक इसको लेके जाऊंगा मैं। इतनी अच्छा साइंस हमारे पास पड़ा है, हमारा साइंस है 2000 साल से हमारे सामने है और कोई कुछ करता नहीं है। राइट। तो इसमें से जैसे आपने ढेर सारे बातें बताई, उसमें से यदि ईश्वर को पाना है या भगवान को या मोक्ष को पाना है, तो इसमें से जो कुछ आपका रिसर्च है उसमें से आप यदि कुछ बता पाए।
तो उसने तो वही भगवान को कहा कैसे कि पाए? एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रहती है, एक हाँ। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रहती है, जिसको हम हिंदी में आत्मा एंड परमात्मा कहते हैं। साइंटिफिकली इसको कहे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड राइट, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस। बड़ा कॉन्शियसनेस है। तो ये जब वहाँ तक पहुँच जाती है, उसमें जाके मर्ज हो जाती है, तो भगवान, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज भगवान और परमात्मा एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आत्मा। तो ये उसमें मर्ज हो जाती है, तो जन्म जन्म के फेरे खत्म हो जाते हैं, ब्लिस का स्टेट आता है, ऑलवेज आनंद, कोई दुख नहीं, ऐसा स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो अल्टीमेटली पतंजलि योग सूत्र वहां तक पहुंचने का रास्ता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। और उसने बोला ये रास्ते में आपको कितने फायदे होंगे वो भी लिखा है, और ऐसे ऐसा फायदे है कि मैं तो देख के हैरान हो गया। क्या सिद्ध पुरुष बोलते हैं ना, सिद्धि, तो कितनी सीधियां रास्ते में मिलेगी वो लिखा है कि हमने जैसे मिस्टर इंडिया में देखा कि आप डिसअपियर हो गायब सकते हो हैं, सकते हैं। गायब हो सकते हैं, आप दीवार के थ्रू पास हो सकते हैं। तो क्या इंसान ऐसा कर सकता है? ये इसमें लिखा है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी में, हाँ। परमहंस योगानंद की किताब में ऐसे एग्जाम्पल है। राइट। एक स्वामी रामा की किताब है लिविंग विथ हिमालयन मास्टर, उसमें एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें ये सब होता था। तो ये कैसे होता था उसका सब जवाब पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। हम जानते हैं कि वो नागा बाबा आते हैं कुंभ मेले में, ऐसे चमत्कार करते हैं, दिखाते हैं, फिर डिसअपियर हो जाते हैं, पता ही नहीं वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो ये सब सिद्धि जो पाते हैं, और फिर हिमालय में खाए पिए बिना बैठे रहते हैं, इतनी ठंडी में वो कैसे जीते होंगे, ये सभी चीज़ कैसे आती है वो पतंजलि योग सूत्र में है। एक स्टेप बाय स्टेप पे हो जाओ ना, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है इसके लिए तो पूरी अलग से सीरीज होनी चाहिए पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। 100 ईयर से बियॉन्ड जीना है तो उसका रास्ता उसके अंदर है। ओके। पैसा कमाने का रास्ता, एवरी हैप्पीनेस का एवरी रास्ता उसके अंदर वहां पर है। और कोई पूजा कुछ नहीं, सिर्फ ये है। जैसे हमारे यहाँ हमारे धर्म में हैप्पीनेस के 4 रास्ते बताए हैं, जिसको योग कहते हैं। योग यानी वे टू हैप्पीनेस एक्चुअली। योग यानी वो रामदेव बाबा योगासन करवाते हैं वो नहीं है। योग यानी वे टू हैप्पीनेस। उसमें है कि ज्ञान योग, ज्ञान से करो। एक है भक्ति योग, तीसरा है कर्म योग, और चौथा है राजयोग। जो पतंजलि योग क्षेत्र है वो राजयोग का रास्ता है। 4 रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, हैप्पीनेस होने का। तो मैं पहले कर्मयोगी और ज्ञान योगी था, अब ये पढ़ने के बाद लगता है अभी राजयोग की। अब ये रास्ता मुझे ज्यादा अच्छा लगा। क्या बात, मैंने सभी रास्ते देखे। राइट। राजयोग वाला रास्ता। जब आप रास्ते की बात कर रहे तो मुझे एक घटना याद आ रही है, थोड़ा सा फनी वाला, कि जहाँ पर आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, पुलिस ने आपको पकड़ा हुआ था एंड आप लुंगी में थे। हाँ। तो आई थिंक रास्ते से मुझे वो घटना याद आ रही है, कुछ यदि बताएंगे तो आई थिंक। तब मैं सऊदी अरेबिया में रहता था। हाँ। और तब वैसे मुझे बहुत साल ऐसी आदत रही कि मैं लुंगी और कुर्ता पहन के रात को सोता था। साउथ इंडियन की इन्फ्लुएंस थी, मैं बॉम्बे में रहता था ना, तो एक बार मेरे घर पे गेस्ट आए। तो फिर गेस्ट निकले, मैं ऊपर रहता था और नीचे गए, और मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए, लुंगी और कुर्ता पहना, और नीचे गए तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे, और वो दूसरे गांव में रहते थे जो आधे घंटे का रास्ते पे था। अब गाड़ी बंद हो गई तो मेरी तो फर्ज बनती है, मैं बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मेरी वाइफ को बोला कि मैं छोड़ देता हूँ, मगर कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर पे उतार के आ जाएंगे, अंधेरा है, रात का 11:30 बजे है। मेरी वाइफ बोलती है नहीं आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलती हूँ। मेरी बेटी को भी लिया और उसको गोदी में रखा था, बाजू में बैठी थी, ये दोनों पीछे बैठे थे, और रात को 11 बजे निकले। सऊदी अरेबिया में था, और एक अरब की अमेरिकन बड़ी कार आ रही थी, शेवरोलेट, उसके साथ ठोका मैंने, हेड टू हेड कोलाइजन हुआ रास्ते के ऊपर। मेरा लाइफ में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक ही बार हुआ, सऊदी अरेबिया में हुआ, और रोड पे हुआ, आधी रात को हुआ, लुंगी में हुआ। और वहाँ तो स्ट्रिक्ट रूल है, सीधा इमीडिएटली 2 मिनट में पुलिस आ गई। और पुलिस तो वहाँ घूमती रहती थी, पेट्रोलिंग करती थी। हमको लेके गए पुलिस स्टेशन सीधा बिठा के, और मैं लुंगी में, मुझे इतनी शर्म आ रही, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। लुंगी में पुलिस स्टेशन जाना पड़ा मुझे। अच्छा, वो मेरे सब पेशेंट ही था, छोटा गांव था, मगर मुझे पहचानते नहीं थे, क्योंकि मुझे तो वाइट कोट में, पैंट शर्ट में देखा था, और मैं लुंगी में ऐसा था। तो देखते रहे, फिर तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो जिनके साथ हुई थी वो भी मेरा पेशेंट था,
पुलिस आई वो भी मेरा पेशेंट था क्योंकि क्लिनिक एक ही था, एक वहाँ ही उनको था। आना ही पड़ता था बार बार राइट, इसके राइट, लिए। राइट, राइट। तो वहाँ स्टेटमेंट लिखना ये करना काफ़ी टाइम हमें बैठना पड़ा, मगर इतनी मुझे ओड लग रहा था कि मैं लुंगी में पुलिस स्टेशन आना पड़ा। मैं कभी घर के बाहर ही नहीं निकलता था। नहीं, हाँ, वो दिन हाँ। मुझे दिमाग में क्यों आया ऐसा कि लुंगी में छोड़ने लुंगी को जाओ पहन के। ऐसा। सो उसके बाद में आपने अभी तक लुंगी पहनते कि नहीं, छोड़ बाद में दिया? तो मैं लुंगी पहनना ही छोड़ छोड़ दिया। दिया। ये सम इसके इंसिडेंट के बाद ऐसा। ग्रेट, ग्रेट। सो ऐसा और कोई फनी किस्सा जो आपको याद आता हो कि जो आपके इवेंट में, क्योंकि आपने आई थिंक 45 प्लस कंट्रीज के अंदर अपने बहुत सेशंस लिए हुए हैं, तो कोई बहुत एक आध किस्सा यदि आप बता पाए? मैं सऊदी अरेबिया में एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता था। वो जो मेरा सिटी था वो कुवैत के बॉर्डर से 30 किलोमीटर ही दूर था। ओके। तो गल्फ वॉर स्टार्ट हो गया अचानक, ये 90 की बात कर रहा हूँ। इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया। जो एयरलिफ्ट पिक्चर बनी ना उसके ऊपर है, वो एयरलिफ्ट पूरा मैंने लाइव देखा है। लाइव देखा मैं हुआ। उसका पार्ट था एक। वो ओहो, मुझे याद आया कि ये सब तो हमने जिया है। क्या बात है। तो आधी रात को इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक करके ऑक्यूपाई कर लिया। और कुवैत ने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक सब हुआ तो सब कुवैती लोग भाग के सऊदी अरेबिया आने लगे क्योंकि नियरेस्ट कंट्री उनका एंट्री पॉइंट यही था, यही जमीन से जुड़ा हुआ था। राइट। उनके एक बाजू इराक था और एक बाजू सऊदी अरेबिया था। तो हमारे यहाँ आने लगे। तो वहाँ चेक पोस्ट रहती है, तो चेक पोस्ट पे इमिग्रेशन वाले रहते हैं, तो पासपोर्ट देख के थप्पा मार के आने देते हैं ऐसा। तो इतने सारे लोग आए जबकि वहाँ स्टाफ कम था, तो लंबी लंबी लाइनें लगी और आधी रात को भाग के आए, डर के मारे थे तो बीमार होने लगे। और वहाँ पे कोई क्लिनिक बिल्डिंग जैसा था नहीं। तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला, अड़िया साहब आपको वहाँ ड्यूटी पे जाना है, जहाँ रुगई बॉर्डर बोलते हैं, रुगई करके जगह है। रुगई बॉर्डर पे हमारे जाके वहाँ पेशेंट को संभालना है। और मुझे पहले ही भेज दिया। मैं वहाँ गया, मैं अकेला डॉक्टर और एक नर्स है, और इतने सारे पेशेंट, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। 80-80 किलोमीटर वो चल के आए थे, डिजर्ट में, रेत में। रेत में, ओके। हाँ, ऐसा भूखे प्यासे मर रहे थे। प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी कर रही थी, किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, किसी को डायरिया वॉमिटिंग होता था। पूरी दवाई नहीं, पूरा हजारों ये की नहीं। संख्या में, हजारों की संख्या में अचानक लोग हजारों की संख्या में आ संख्या रहे थे। हाँ। अपने इंडियन भी थे, अरब भी थे। और एक अरब तो बहुत बड़ा आदमी होगा वहाँ का, उसने जैसे इमिग्रेशन में देखा रेफ्यूजी वीज़ा, तो देख के उसको हार्ट अटैक आ गया, वहीं पे मर गया वो इमिग्रेशन में ही, कि मैं रिफ्यूजी बन के जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा ऐसे भी मैंने लोग देखे। तो 36 आवर्स मैंने कंटिन्यूसली वहाँ काम किया, इनको अकेले ने मैनेज किया, बिफोर अनदर हेल्प कम्स, ऐसा। ओह, और मैंने ऐसा हॉरर देखा जब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर का हुआ था ना, जब बिल्कुल conflict उसका हुआ रिप्लिका था। हुआ था राइट, राइट। कि ऐसा ही हुआ होगा इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। इतना बड़ा माइग्रेशन और ये 36 आवर के बाद दूसरी टीम आई और फिर मुझे रिलीज़ किया। दूसरी बात है कि एकदम गल्फ वॉर का टेंशन चालू हो गया। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे यहाँ पे सिटी में थे, मैं अकेला वहाँ पे थे, वो भी टेंशन में। मोबाइल फ़ोन का कोई ज़माना नहीं था वो ज़माने में, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं। ये भगवान को प्रे कर रहे हैं कि इनको कहाँ भेज दिया लड़ाई के मैदान पे। मेरे सामने मशीन गन लेके और वो टैंक लेके घूम रहे इराकी सोल्जर, अपना भी डर, और सब कुछ ये होने लगा। आपने नजर के सामने ये देखा मेरे होगा। साथ हुआ ये सब कुछ। फिर मुझे हेल्प मिली, फिर मुझे रेस्ट के लिए भेज दिया गया सिटी में। मैं आया, सबको बताया ऐसा, फिर बारी बारी हमारे टर्न होने लगे। मगर पहले 36 आवर्स में अकेला इतने सारे पेशेंट को संभाला, दिन रात भागो, किसी को आईवी फ्लूइड चलाओ, कोई लेडी की डिलीवरी करवाओ, किसी का कुछ करवाओ। माय गॉड, ये हॉरर मैंने देखा। फिर अमेरिकन मिलिट्री आया, उसका तैयारी देखा। उन्होंने बंकर बनाए, उन्होंने पेट्रोइट में मिसाइल लाया, जो एंटी मिसाइल रहता है वो। पहली बार पेट्रोइट मिसाइल मेरे सामने मैंने फायर होते हुए देखा, लगाते हुए इंस्टॉलेशन हमने देखा। 700 बेड की अंडरग्राउंड हॉस्पिटल अमेरिकन ने बनाई थी वहाँ पे, ये सोल्जर के लिए, क्या घायल होंगे उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। राइट। सब तैयारियां मेरे सामने हमने देखी। एक साथ 10-10 हज़ार कॉफिन आते हुए देखे। ये भी काफी सालों पहले की बात है। 35 साल पहले, 90s की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट गल्फ वॉर में। 10-10 हज़ार कॉफिन आते हुए देखे ट्रक में, लाइन में, कि कितनी कैजुअलिटी होगी कोई पता नहीं। फिर उनको अमेरिका वापस लेके जाना, जो अमेरिकन सोल्जर का जिनका डेथ हुआ, पूरी अमेरिकन मिलिट्री आई थी वहाँ पे। तो ये हॉरर मैंने सब कुछ देखा है सर। फिर मिसाइल आना शुरू हुआ, स्क्वाड मिसाइल इराक के, सायरन आते थे, CNN ने लाइव दिखाना शुरू किया था। मेरी वाइफ को, उसको मैंने यहाँ भेज दिया था, वो टीवी में देख के टेंशन में रहते थे।
कि स्क्वाड मिसाइल आया हमारे कि- सिटी के ऊपर, हाँ मेरे सामने 2-3 बार मिसाइल गिरे, उसका टुकड़ा मैं लाया था यहाँ अहमदाबाद, कितने साल तक मेरे पास था सुवेनियर, मिसाइल का टुकड़ा जो मेरे सामने गिरा था उसका। ओहो हो गैस मास्क से पहन के हम ड्यूटी करते थे, हमको Right. ट्रेनिंग दी गई हाँ कि वो केमिकल वेपन भेजे तो हमें कैसे अपने आप अपने को आप को बचा। प्रोटेक्ट करना है। हाँ, तो वो गैस मास्क भी मैंने 20 साल संभाल के रखा था, अभी मैंने फेंका कि अभी कितने साल रखेंगे, जो मैंने ट्रेनिंग लिया था वो। हाँ। तो ऐसा हॉरिबल हमारे लाइफ का एग्जाम्पल है कि हमने देखा। और फिर हमारे क्या होता, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो मैं पहले 3 साल किया, फिर रिन्यू करके और 3 साल किया, 6 साल के बाद और 3 साल रिन्यू किया, और रिन्यूअल ख़त्म होने के पहले ही ये गल्फ वॉर चालू हो गया। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है। तो मेरी जो ख़त्म होने की डेट थी वो वॉर के टाइम पे ही आ रही थी, मगर वो बोले कि वो राजा ने डिक्लेयर किया था कि फैमिली को जाने दो, कोई डॉक्टर को छोड़ने नहीं देना, नहीं तो गोली मार दो अगर वो जाने का नाम लेता है तो। ओह तो हम तो बोल भी नहीं सकते। नहीं बोल सकते। और मेरा 40th बर्थडे वहीं पे आया फरवरी महीने में, तो हमने मनाया था वहाँ पे। वहाँ पर हाँ, ऊपर मिसाइल चल रहे थे और नीचे बर्थडे मनाया था। मैंने शूट भी किया है वो वीडियो ऐसा, ओहो क्योंकि वो अंग्रेज लोग मेरे साथ काम करते थे, बोले डॉक्टर अडिया 48 बर्थडे तो इम्पोर्टेंट रहता है। इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 40वां बर्थडे वहाँ मनाया। एक ही बर्थडे मनाया मैंने मेरी ज़िंदगी में, वो 40th, और अभी 70th बर्थडे मनाया जिसमें आप आए थे। आप साथ लाइफ में 2 ही बार मैंने बर्थडे मनाया, एक 40वां और एक 70 करके। और जो मैंने सपना भी देखा है हम साथ में मिलके कि अब 102 नॉट आउट वाला हाँ, अब हम अभी करने 102 वाले हैं। नेट आउट करना है ऐसा। क्या बात है। तो ये मैंने सब एक्सपीरियंस किया। गल्फ वॉर पूरा मेरी नज़र के सामने हुआ है। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस किया हमने। टेंशन भी होता था, मगर क्योंकि सिविलियन सब भाग गए थे, सिविलियन को गांव छोड़ के भागने की परमिशन दे दी गई थी, मगर हमको नहीं जाने दिया क्योंकि हमें तो इमरजेंसी ड्यूटी वाले थे। राइट। दूसरी मैंने एक चीज़ देखी कि कुवैत वाले इतने पैसा वाले हैं, इतने सारे आ गए कि हमारी सिटी की कैपेसिटी से बाहर आ गए लोग, तो रहने के लिए जगह नहीं थे, तो फुटपाथ पे लोग सोते थे और चोरियाँ होने लगी और क्या क्या होने लगा। और ऐसे बूढ़े लोग पत्थर या मट्टी खा के जीते हुए मैंने देखे वो टाइम पे। ओहो ऐसा क्योंकि खाने के लिए उनके पास नहीं था, कुछ सब कुछ नहीं छोड़ है। के भाग के आ गए थे। राइट राइट। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी देखे थे कि जो फुटपाथ पे रहते थे, जो हाथ में मिला जूठा बिठा कुछ भी खा के रहते थे। कुछ सर्वाइव गवर्नमेंट कुड करना नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि इतना सारा एक रात में, अभी हमारे सिटी की पॉपुलेशन 1,00,000-1,15,00,000 होगी, वो 2 लाख लोग और एक रात में आ गए। आ गए। सोच लो ओहो उसको कैसे मैनेज करें, कहाँ क्या? रखे। स्कूल में रखना शुरू किया, मस्जिद में रखना शुरू कर दिया, जितने भी खाली जगह मिली वहाँ पे उनको, फिर भी उनके पास नहीं था। नहीं। गाड़ी में सोते थे, फुटपाथ पे सोते थे, ये मैंने नज़र के सामने देखा सब कुछ। हम्म, कुवैती लोग जो वहाँ महल में रहते थे, उनको फुटपाथ में रहने फुटपाथ की पे। बारी आ गई थी ऐसा। और एक्चुअली आई थिंक ऐसा कहा भी जाता है कि जो लड़ाई का डिसीजन लेता है वो कभी उसको भुगतता नहीं है, भुगतना नहीं वही और जो भुगत रहे हैं उन्होंने कभी लड़ाई का डिसीजन लिया नहीं डिसीजन होता है। नहीं लिया था। और आई थिंक वो तो अपनी नज़र के सामने ही थी, इतना सारा देखा। तो एज अ मेडिकल डॉक्टर के तौर पे वो काफ़ी चैलेंजिंग भी है, इतने सारे लोगों को एक साथ में ट्रीटमेंट देना। देखना है 36 घंटे नॉन स्टॉप, सही में सर काबिल तारीफ है। जैसे आपने 75 की एज पे ये काम करते हुए आप अभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वैसे रिकॉर्ड तो अपने 40 की एज पे भी तोड़े वहाँ हुए भी हैं। किया था। वहाँ से फिर अब माइंड पावर में आए, उसके पीछे कोई कहानी या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको इंस्पायर किया कि मेडिकल डॉक्टर से, मैंने बॉडी के डॉक्टर से अब मैं मन का डॉक्टर कैसे बनूं? तो कहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई? कहानी तो ऐसी है कि मैं ऑलवेज पढ़ने का शौकीन था, पढ़ता ही रहता था, और भगवान ने मुझे एक अच्छा मुझे प्रिविलेज दिया कि मैंने 30 साल डॉक्टर की नौकरी की और 30 साल गवर्नमेंट जॉब किया मैंने। और 30 साल मेरी नौकरी ऐसी थी, दिन में 2 घंटा काम करो, 6 घंटा बैठे रहो। वाह। तो वो जो 6 घंटा मेरा फ्री रहता था, तो मैं हमेशा पढ़ने की आदत रखता था, मेरी पढ़ने की आदत, तो वहीं ऑन ड्यूटी में पढ़ता रहता था बैठ के। मुझे किसी से गप्पा मारना और टाइम वेस्ट करना नहीं ज्यादातर आता। लोग अपना जो बचा हुआ टाइम है उसमें टाइम पास करेंगे, आपने आई हाँ। थिंक वो टाइम को यूटिलाइज किया। तो 30 साल तक मैंने ऐसी नौकरी की जिसमें 2 घंटा काम, 6 घंटा बैठे रहने का, वो टाइम मैंने यूज़ किया पढ़ने में। वो पढ़ने के टाइम पे मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की मैंने वो टाइम पे पढ़ी थी सऊदी अरेबिया में 40-50 साल पहले। ओके तब से मैं वो उससे इम्प्रेस था कि यार ये माइंड पावर तो ज़बरदस्त है। ओके। फिर खुद के ऊपर मैं प्रयोग करता किया। था, मुझे रिजल्ट मिलता था। फिर मैं इंडिया वापस आ गया, तो फिर मुझे लगा कि बहुत हो गया, 30 साल मेडिकल फील्ड में निकाला है,
अब कुछ नया करते हैं ऐसा। हम्म, लास्ट में मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, वहाँ स्टूडेंट से ऐसी बातें करता था जो मेडिकल के अलावा थी। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बातें, रिलेशनशिप की बातें, बहुत सारी बातें। तो लोग मुझे बहुत प्रेज करते थे कि सर आप तो ऐसा नॉलेज देते जो कोई प्रोफेसर नहीं देता ऐसा। तो मुझे लगा यार ये काम की चीज़ है। उसमें अचानक मुझे एक मौका मिला। शक्ति सिंह जी गोयल करके कांग्रेस का लीडर है, हाँ बराबर, आप जानते हैं बराबर, उसको। बराबर, तो बराबर। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एंड ही वाज ए हेल्थ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो वो एक संस्था के चेयरमैन थे, युवक बिरादरी करके संस्था। ये गुजरात के चेयरमैन थे और इंडिया का चेयरमैन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन थे। तो उनका एक यूथ कैंप था पालीताना में। तो वहाँ पे 200 स्टूडेंट आए थे पूरे इंडिया से, युवक बिरादरी के उसमें। तो ही वॉज सर्चिंग फॉर गुड स्पीकर। तो मेरा एक स्टूडेंट मल्हार सोनी जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है अहमदाबाद में, वो उसमें एक्टिव था। तो शक्ति सिंह ने उसको पूछा कि तुम्हारे कोई प्रोफेसर है जो और सब्जेक्ट पे बोल सकते हैं? तो उसको मेरा आइडिया है। तो मुझे आके उसने पूछा कि सर आप और कोई सब्जेक्ट पे लेक्चर दे सकते हो? मतलब क्यों? बोले शक्ति सिंह जी मुझे पूछ रहे थे एक कैंप में बोलना है। मैं बोला हाँ माइंड पावर, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस माइंड की किताब पढ़ रहा था वो और बहुत इम्प्रेस था। तो शक्ति सिंह ने बोला वंडरफुल। तो फिर मुझे इन्वाइट किया। 200 लोग थे, मैं गया। तब जमाना टेक्नोलॉजी के नहीं था, ब्लैक बोर्ड था, चौक था, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड ऐसा लिख के मैंने पूरा पढ़ाया। 1 घंटे के बाद जैसे बाहर आया, तब मेरा लिमिटेड नॉलेज था, 1 घंटे में खत्म हो गया सब कुछ। बराबर बराबर। बाहर आया, पूरा क्लास मेरे पीछे, फोटोग्राफ। मैं हैरान हो गया, मैंने क्या कर दिया, कभी सोचा भी नहीं था। इतने सारे लोग फोटोग्राफ, सर आपके लिए पानी लाओ, चाय लाओ, ये करो मेरी सेवा के लिए, सब तैयार। मेरे बाद एक फेमस गुजराती प्रोफेसर का लेक्चर था ना, तो उनके कोई बैठ ही नहीं रहा था उस क्लास में। तो शक्ति सिंह जी ने आके मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ये सब लोग आपसे इतना पागल है कि अंदर नहीं आ रहे दूसरे क्लास में, आप एक काम करो अंदर आके बैठो। तो वो भी बैठेंगे। मैं बाहर रहूँगा, तब तक वो बाहर मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। तो मैं भी जाके बैठ गया उसका मान रखने के लिए। फिर जैसे पूरा शाम हो गया और फ्री हो गए, रात को खाने के टाइम पे सर सब कुछ होने लगा। मैं हैरान हो गया, यार मैंने क्या जादू कर दिया। इतना 200 ऑटोग्राफ दे दिया एकदम फटाफट। 200 लोगों ने मेरे साथ फोटो निकाले। बोला ये तो जादू है। जादू 2 चीज़ों में है, एक तो ये सब्जेक्ट में है और ये मेरा सिखाने का पावर में है। दोनों में जादू है कि मैं इसको अच्छी तरह सिखा दिया 1 घंटे में, इसलिए पावर है। तो आपने आई थिंक थोड़े समय में दोनों अनुभव कर लिए। एक थोड़े समय पहले जहाँ पर मिसाइलें बरस रही थी और एक जहाँ पर इतना सारा प्यार बरस रहा था। प्यार भी बरस रहा था। फिर मैं हाँ। सोचा यार ये नॉलेज, और दूसरी बात है कि ये नॉलेज का डिमांड कितनी है, ये भी मुझे समझ में आ गई। ये राइट है ना कि ये नॉलेज सबको चाहिए। तभी तो इतना इम्प्रेस हुआ ना। मैंने ऐसी चीज़ सिखा दी जो उन्होंने सपने में नहीं सोची थी, ये विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड। ये तो फिर मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी करोड़ों लोगों को माइंड पावर सिखाना है। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मगर एकदम जल्दी तो नहीं हो सकती, क्योंकि घर था मेरा, तनख्वाह था, नौकरी थी। तो मैं चालू नौकरी पे करता था सैटरडे संडे को। मंडे टू फ्राइडे मेरा मेडिकल कॉलेज का नौकरी, सैटरडे संडे हॉलिडे। पार्ट टाइम में शुरू किया। पार्ट टाइम शुरू किया, ऐसा 10 साल तक मैंने किया। फिर मैं फुल टाइम आया इसमें। 10 इयर्स मैंने दोनों किया। और मैं ऑफिशियली करता था, पैसा लेके करता था, जो लीगली नहीं है, इलीगल है। और फिर भी मैं किसी से डरता नहीं था, करता था। और वो टाइम पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर, बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, वो अशोक भट्ट थे, खाड़िया वाले। तो उनको भी पता था। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते थे डॉक्टर अड़िया को ये सब नहीं करना चाहिए, मगर मेरे सामने आके मुझे कभी नहीं बोलते थे क्या तुम ये बंद करो। वो मेरे से इतना इम्प्रेस थे। मेरी मेडिकल कॉलेज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आती है, तो कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल इज माय अल्टीमेट बॉस। उनके बच्चे मेरे वर्कशॉप में पेमेंट दे के बैठते थे। नहीं तो ही कैन टेल मी कि यार तुम इलीगल कर रहे हो, मेरे बच्चे को तो फ्री में बिठाओ। बट उन्होंने फीस भर के मेरे से बिठाया था, मैंने उसको कंसेशन दिया था ऐसा। नाउ ही इज ए पौंडीचेरी का गवर्नर, कैलाश नाथन हमारे सीएम के एडवाइजर थे। कैलाश पौंडीचेरी के, उसके दोनों बच्चे मेरे क्लास में फीस दे के बैठे थे। जय साई अमित शाह का बेटा मेरे क्लास में आया करता था। उसने अभी मिला था, बताया सर मैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप किया, अभी जो क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल करते हैं, बहुत वो भी मेरा स्टूडेंट लाइफ में मेरा स्टूडेंट रहा।
और उसने एकदम बोल दिया कि मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ करके। स्टूडेंट है, क्या बात है, ऐसा। क्या बात है। तो ये मज़ा आती थी। तो 10 साल मैंने किया। फिर लोग, मैं जो सिखाता था वैसी कोई बुक ही नहीं थी, मैं तो जोसेफ मर्फी की सिखा रहा था। अच्छा, जो गुजराती में मिलती थी वो दौलत भाई देसाई की से मिलती थी। मिलती थी। जो मैं सिखाता था उसके सिखाने का तरीका अलग था। तो सब मांगने लगे, सर आप जो सिखा रहे हैं वो भाषा में कोई किताब ही नहीं मिल रही है, आप किताब लिखो। और फिर मैंने प्रेरणा का झरना लिखा और लोगों को बहुत पसंद आ गई, ओवरनाइट बेस्ट सेलर बन गई। वो मेरे लिए भी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट बुक में से एक है, प्रेरणा का झरना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सबकॉन्शियस माइंड को आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। तो वो बुक ने इतना मुझे रिकॉग्निशन दिया और इतनी इनकम करवा दी कि फिर नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने नौकरी के लिए मैं और वेट कर रहा था। मुझे पहली बार अमेरिका का वीज़ा चाहिए था, तो नौकरी चालू है तो जल्दी मिलता था। ओके कि गवर्नमेंट जॉब है तो जल्दी मिल जाता है, हाँ, कि ये वहाँ रुक नहीं जाएगा करके। तो मैंने गवर्नमेंट वीज़ा ले लिया, प्रेरणा का झरना सक्सेसफुल हो गई। फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया 2003 में। आज उस बात को 22 साल हो गए, रिज़ाइन किए 22 साल हो गए अभी। वाह। ऐसा। तो फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ आया तो मुझे सब कुछ मिला, पैसा मिला, दुनिया घूमने को मिली, रिकॉग्निशन मिला, इतने लोग जानते हैं, लोग आके कहते हैं आपकी वजह से मेरे जीवन में ये परिवर्तन है। जैसे जय शाह ने कहा, सर मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। कितना अच्छा लगता है, कितना बड़ा आदमी बन गया और ये कहता है आपकी वजह से हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगा कि ये तो भगवान का काम है, यही करते रहना चाहिए। वंडरफुल। तो आगे और लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ, देखो एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं किसी की बीमारी ठीक करता था, अब मैं एज ए ट्रेनर लाइफ कोच में लोगों का जीवन ठीक करता हूँ, परमानेंटली ठीक करता हूँ। बीमारी टेम्पररी ठीक होती थी, फिर से वो बीमारी लेके आता था। राइट। तो कौन सा काम अच्छा है? यही तो अच्छा है। और जो ज्यादातर बीमारी है वो साइकोसोमेटिक हाँ, ये भी मैं लोगों को कहता हूँ। देखो कि मैं जब पढ़ता था तब हमें जो बीमारियाँ सिखाते थे, मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफॉइड, प्लेग, ये सब चीज़ें, पोलियो, जॉन्डिस, ये सब इन्फेक्शन डिजीज थी। वो हमारा लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कारण हुआ था। राइट। और उसके लिए एंटीबायोटिक हुआ करते थे और वो बीमारियाँ 5-10 दिन में, महीने में ठीक होती थी। अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया तो इन्फेक्शन वाली बीमारी चली गई। अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, उसके साथ हमें एक नया वायरस आने लगा जिसका नाम है स्ट्रेस। तो अब नहीं आ गई बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, बाइपोलर, ये रूमेटॉइड, ये सभी बीमारी है जो साइकोसोमेटिक। सबसे ज्यादा लोगों के अंदर है लोनलीनेस। तो ये सभी बीमारियां है, मॉडर्न बीमारियां है। उसके लिए हमारे एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो डॉक्टर की लाइफ में है, क्योंकि जिंदा लोगों के साथ काम करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली बीमारी डॉक्टर को होती है। डॉक्टर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कॉमन आदमी से 10 साल कम है। 10 साल कम जीते हैं, खास करके सर्जन, क्योंकि उनके बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। राइट। अच्छा, मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप ये साइकोसोमेटिक डिजीज लेके जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या करेंगे? दवाई देंगे या स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएंगे? बताओ। तो बोलते हैं नहीं, वो तो दवाई देंगे। हाँ। क्योंकि उनके पास पहली बात तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने का टाइम नहीं है, या खुद को ही नहीं मालूम, क्योंकि खुद स्ट्रेस नहीं ठीक कर पा रहे। हाँ। वो तो आपका दवाई देके भेज देंगे। और वो कौन सी दवाई देंगे? जिनसे वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी, दूर नहीं होगी। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, डिप्रेशन कंट्रोल में रहेगा, मगर दूर तो नहीं होने वाली है ना। तो जिंदगी भर आप उसके क्लाइंट बन जाते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कौन सिखाएंगे? डॉक्टर नहीं सिखाएंगे तो कौन? कोई धर्मगुरु सिखाएगा, कोई पॉलिटिकल लीडर सिखाएगा। तो उसके लिए तो फिर ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, लाइफ कोच की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए फिर आपने तो जितने अभी मेडिकल डॉक्टर फील्ड में है, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उससे ज्यादा तो अभी लाइफ कोच की जरूरत पड़ने वाली है। सोच लो। बराबर है, 100%। क्योंकि वही सिखाएंगे। राइट। तो कितना बड़ा पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर, कि जो ये सिखाए लोगों को कि स्ट्रेस मैनेज करके ये बीमारियों से दूर कैसे रहना है, वो ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड है। राइट। और खास करके ये सभी चाबियां पातंजलि योग सूत्र के अंदर है। फिर लाइफ कोच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पातंजलि योग सूत्र सीख लिया और प्रैक्टिस किया तो कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी चीज का सॉल्यूशन फिर लाइफ और माइंड दोनों के ऊपर खुद का ही कंट्रोल रह जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ है उसके अंदर। तो यही रीजन है कि मैं इसके अंदर आ गया, एंड आई एम सो हैप्पी।
और मैंने देखा मेरा डेवलपमेंट बहुत हो रहा है इसकी बहुत वजह अच्छे से से। मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ, खुद के ऊपर ट्राई करता हूँ। सो अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे जो आज मम्मी पापा हैं, जैसे आपका बहुत ही अच्छा ग्रोथ माइंडसेट है कि एट दिस एज आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। जैसे अपनी मेरी कैबिन में भी बात हुई तो हमने तुरंत ऐप डाउनलोड करके वो ऐप यूज़ कैसे करना उसके ऊपर हमने चालू कर दिया। सो वैसे यदि मम्मी पापा अपने बच्चों के अंदर ऐसे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे 3 या 4 स्टेप उनको फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल, ये ज़रूरी है। एक्चुअली पेरेंट्स ने क्या है हुँ, कि डूज़ एंड डोंट्स में ही बिज़ी रहते हैं बच्चों को, और हुँ, डोंट्स ज़्यादा सिखाते हैं, डूज़ कम सिखाते हैं, मैंने सिखाते देखा हैं। है। राइट, राइट, राइट। मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों को सिर्फ़ 2 चीज़ों में हेल्प करो। एक तो गोल सेटिंग में, और उसको माइंड पावर सिखा दो, विजुअलाइज़ेशन सिखा दो। बाद में आगे आगे जाके कोई हेल्प करनी पड़ेगी ही नहीं। हुँ, अब मैं तो ये एज पे हूँ कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, वैसे मेरे बच्चे का भी ग्रैंड अच्छा है। माय राइट। सन इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन न्यूयॉर्क, हुँ, तो बहुत हुँ, बड़ी हुँ, पोस्ट पे पहुँच गया। मगर अभी तो ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन को भी अभी मैं उसको गोल सेटिंग सिखाया, उसको विज़न बोर्ड बनना सिखाया। विज़न बोर्ड मैंने उनके हाथों से प्रिंट करवा के लगवाया वहाँ पे दीवार पे, और अभी वो डेली विजुअलाइज़ करते हैं और डिस्कस भी करते वाह! रहते हैं। वाह! वेरी गुड। तो सो आई थिंक उसके लिए मम्मी-पापा पहले अपना विज़न बोर्ड बनाएँ, फिर वो अपने बच्चों का विज़न बोर्ड बनाने में एग्ज़ैक्टली, हेल्प करें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माँ-बाप का जो करते हैं वो देख के करते हैं। हुँ, वो हुँ, बोलते वक़्त नहीं करते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। हुँ, तो माँ-बाप को ये करना चाहिए। माँ-बाप अगर अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो बच्चे करेंगे, वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखेंगे तो बच्चे को छुड़वा नहीं सकते। राइट, तो राइट। पेरेंट्स अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं है ना, तो बच्चे को रखना मुश्किल है। अगर पेरेंट्स ये बोलेंगे तू जल्दी ग्रेजुएट बन जा और नौकरी ले ले, तो नौकरी ले ले इसका मतलब ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, वहीं पे स्टॉप कर देना है। हुँ, हुँ, अगर हुँ, पेरेंट्स ये बोले नहीं तुझे नौकरी नहीं करना है, तुझे तो बड़ा आदमी बनना है, तो करेगा। राइट। सो उसका मतलब कि वो विज़न बोर्ड बनाए, गोल सेटिंग में हेल्प करे। नंबर 2 कि उसको जो करना है, उसका जो सपना है उसके अंदर सपोर्ट करे। सपोर्ट करें, राइट, उसकी जो राइट, राइट। डिस्टिंक्ट फोर्टे है। मैंने हुँ, संतोष नायर का एक लेक्चर सुना, आपने सुना होगा, बराबर। डिस्टिंक्ट फोर्टे। बच्चे में एक स्पेशल टैलेंट रहती है जो 2 साल की उम्र में वो डिस्प्ले करने लगता है। हुँ, पेरेंट ने उसको ऑब्ज़र्व करना है और ढूँढना है। मैंने देख लिया कि मेरा जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरा जो ग्रैंड सन है, वो स्पोर्ट्स में उसकी डिस्टिंक्ट फोर्टे है। तो हुँ, मैं उसको हुँ। उसमें ही हेल्प करता हूँ। अभी फुटबॉल में वेरी कप गुड। लेके आया, राइट, राइट, राइट। ऐसा। पढ़ने में भी होशियार है मगर इसमें है। तो मैं तो बोलता हूँ बेटा तुझे प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, आई विल स्पेंड फॉर यू। हुँ, मैंने मेरी डॉटर को भी बोला है कि उसका बराबर। स्पोर्ट्स सिखाने का जितना खर्चा है तेरे तू लोग मत करना, मेरे से ले लेना, मगर हुँ, उसको उसमें ही एनकरेज करो। उसमें करो। राइट, राइट, राइट। मेरी और आई बेटी थिंक क्रिएटिव, ग्रैंड डॉटर है वो क्रिएटिव है, तो क्राफ्ट में उसको इंटरेस्ट है, तो मैं क्राफ्ट का सामान लेके देता हूँ। अच्छा क्राफ्ट बनाती है तो उसको इनाम देता हूँ, ये करता रहता हूँ। मैंने देख लिया उसका डिस्टिंक्ट फोर्टे उसके अंदर है। शी इज़ अ हुँ, वेरी क्रिएटिव पर्सन। राइट, राइट, ऐसा क्राफ्ट बनाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। नहीं। और आई थिंक ज़्यादातर बच्चों की ये जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट हम कह सकते हाँ, हैं, ग्रो वही डिस्टिंक्ट फोर्ट। वो ज़्यादातर मम्मी-पापा देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता और जब वो हमारे पास आते हैं, गिफ्ट रिपोर्ट करवाते हैं, जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से पर्टिकुलरली उनका गॉड गिफ्टेड टैलेंट पता चलता है। देन दे रियलाइज़ कि यार हम यदि इस पे काम करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि एज़ अ ग्रैंड पेरेंट के तौर पे भी आप ग्रैंड सन एंड डॉटर के डेवलपमेंट के लिए इतना ध्यान दे रहे हैं। सो आपको क्या मैं तो लगता है कि ज़्यादातर टाइम उनके दादा-दादी साथ स्पेंड करता हूँ। राइट, और राइट, मैंने राइट, एक बात राइट। देखी है हुँ, कि देखो, जनरेशन गैप की बात करते हैं ना, इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ एज, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों का तो कितना बड़ा गैप होता है, पेरेंट्स से ज़्यादा ही डबल ह्यूज, होता है। ह्यूज हाँ। फिर भी दे लाइक ग्रैंड पेरेंट बेटर देन द पेरेंट्स, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम देते हैं। पेरेंट्स हुँ। कम टाइम देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पर ज़्यादा देते आज हैं। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर दादा-दादी ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उनको आइसक्रीम और चॉकलेट जो मम्मी-पापा मना करें, वो वही दे नहीं, वो देते नहीं हैं। करना चाहिए। तो आपके हिसाब से दादा-दादी का क्या रोल होना चाहिए? पहली बात तो उनको अनकंडीशनल लव दो, सबसे पहली हुँ, बात। लव हुँ, यानी उनके साथ क्वालिटी टाइम दो, उनकी बातें सुनो, हुँ, उनके साथ गेम खेलो। मैं तो मेरे बच्चों के साथ ताश खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ डेली। वो तो दौड़ के आ जाते हैं, वो फ्री टाइम देखते रहते हैं कि नानू के साथ जाते हैं, ताश खेलना है या चेस खेलना है। तो गेम खेलता हूँ, टाइम ये करता हूँ। मैं बाहर लेके जाता हूँ, मॉल में लेके जाता हूँ, सब वो राइड्स और फन ब्लास्ट में लेके जाता हूँ, और नए-नए खाने टेस्ट करवाता हूँ। चलो आज चाइनीज़ खाएँगे, आज मेक्सिकन खाएँगे, आज ये खाएँगे, तो उनको नया-नया टेस्ट डेवलप होता है। ये सब करवाता हूँ।
हेल्थ के लिए मैंने बहुत मोटिवेट किया है उनको, तो कुछ इंसेंटिव भी रखे हैं मैंने वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों को। सो दादा दादी के तौर पे कहानी सुनाने का कोई कहानी आपका सुनाने का experience है, तो मैं अभी 1-2 दिन पहले ही सोच रहा था कि मैं अभी अच्छी-अच्छी कहानी ढूँढ के डेली एक उनको कहानी सुनाऊँगा। मुझे पता ही है करना चाहिए, मगर मैं मेरी बचपन की कहानियाँ भूल गया हूँ जो मैंने सुनी है। सुनी थी, ओके ओके, है ना? इतने सालों के बाद। राइट। तो मैं सोचा कि अभी ये कहानियाँ सुनाने का कहानी अच्छा का है। इनफैक्ट अध्याय को मैं लास्ट 7 साल से रोज कोई ना कोई नई कहानी होती है। तो अब उसका वो होता है कि मेरा जब रात का लेक्चर होता है तो बोलता है नहीं पापा की कोई कहानी सुनूंगा उसके बाद ही सोऊंगा। सो आई थिंक हाँ, कहानी मोबाइल से छुड़वाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। मोबाइल से ज़्यादा उनको कहानियाँ कहानी पसंद है, कहानी मगर में इंटरेस्ट वो टैलेंट चली गई इसकी वजह से ऐसा। हाँ, तो कहानी वाला तरीका अच्छा है। मैं कल परसों ही सोच रहा था कि ओके। अब मुझे एक गोल रखता हूँ, डेली एक कहानी कहानी यूट्यूब से सुनानी ढूँढूँगा है। मैं और बच्चों को कहूँगा, उनको सो आई बताऊँगा थिंक भी। सारे दादा दादी यदि बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करें तो मम्मी पापा का भी टेंशन कम हो जाएगा, बच्चों का स्क्रीन का जो एडिक्शन है वो भी कम होगा, एंड एट द वेरी सेम टाइम वो दादा दादी के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड भी रहे। वंडरफुल वंडरफुल। दूसरी बात है, उसको जो दिशा में लेके जाना है उनकी कहानी सुनाओ। यानी मन उनको साइंटिस्ट बनाना है तो साइंटिस्ट की कहानियाँ सुनाओ, उनको रिलीजियस उसमें लेना है तो रिलीजियस कहानी सुनाओ, राइट राइट या वॉरियर की कहानी सुनाओ उनको, ये भी हो सकता है। तो बराबर। जिस दिशा में लेके जाना है तो वो दिशा में उनकी प्रोग्रामिंग होता जाएगा। होता जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर आपके जीवन के अंदर की जो पूरी कहानी है मुझे लगता है इसके ऊपर तो पूरा मूवी बन सकता है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो मुझे आपके बारे में पता चली कि 65 की एज पे आपने सोचा कि मुझे प्लेन उड़ाना सीखना है, और 72 पे आपने जंप लगाना सीखा, माने स्काई स्काई जंप डाइविंग किया। आपने किया। तो उसके बारे में या वो एक्सपीरियंस के बारे में यदि आप कुछ थोड़ा सा बता पाए। 2-3 चीज़ है कि मैं हमेशा सिखाता हूँ कि विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट एंड विजुअलाइजेशन बाय डिज़ाइन। एक जो हम अनजाने में करते हैं। करते हैं। जैसे मैं छोटा था तो हाथ में थाली लेके ऐसा करता था। मेरी मदर पूछती थी क्या कर रहा है? मतलब गाड़ी चला रहा हूँ। या कोई डंडे पे बैठ के बुर्र बुर्र करता था। करते थे। क्या कर रहा है? मोटर बाइक का चलाने का अनुभव ले रहा हूँ। हाँ। दैट वाज विजुअलाइजेशन बट बाय डिफ़ॉल्ट। हम्म, अब मैंने सीखा कि इसका विजुअलाइजेशन का पावर क्या है, तो बाय डिज़ाइन करता हूँ। तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइजेशन है जो मैंने बचपन में किया था। छोटा था तो हमारे घर में साइकिल नहीं थी, मुझे साइकिल चलाने का बड़ा शौक था। तो वो ज़माने में मुझे 2 पैसा पॉकेट मनी मिलता था। तो एक आने का 1 घंटा साइकिल मिलता था किराए पे। मुझे अभी भी राजकोट का वो दुकान वाला याद है। लालजी टप्पू कहते थे उसको। भाड़े पे साइकिल भाड़े पे लेके हाँ। मज़े से घूमते थे। हाँ। तो जब 2 आना होता था तो 2 घंटा चलाने को मिलता था। तो मैं राजकोट एयरपोर्ट पे जाता था हवाई जहाज़ को नज़दीक से देखने का। मुझे हवाई जहाज़ को आसमान में देख के एक्साइट होता था। मैंने सोचा कि पास में जाके देखते हैं। तो एयरपोर्ट की बाउंड्री पे खड़ा रहता था मैं, वो प्लेन के टाइम पे ही मैं जाता था। बस सोचता था यार साइकिल चलाने में इतनी मज़ा आती है, ये प्लेन उड़ाने में कितनी मज़ा आती कितनी होगी। मजा आएगी। मुझे तो पायलट बनना है, मगर वो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, पायलट नहीं बना। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइज़ कर दिया था और भूल गया था उसको, क्योंकि एज हो गई थी, लाइन बदल गई थी। एक बार गोविंद भाई धोड़किया का प्रोग्राम सूरत से अटेंड करके मैं आ रहा था, उनकी 50th एनिवर्सरी अटेंड करके कंपनी की। तो शताब्दी एक्सप्रेस से मैं आ रहा था सूरत से अहमदाबाद। तो यूजुअली मैं को पैसेंजर से दोस्ती करता नहीं हूँ। वो दिन मुझे इच्छा हुई तो मैं बाजू वाले से दोस्ती किया कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जा रहे हो? तो बोले मेरा नाम श्रीधर है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। बोला क्या करते हो? बोले मैं फ्लाइंग क्लब का मैनेजर हूँ। बोला फ्लाइंग क्लब यानी क्या करते हैं वहाँ पे? तो बोले हम पायलट की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मैं बोला आप उसके मैनेजर हो? बोले नए नए पायलट बनाते हैं। बोला पायलट बनने के लिए कोई एज लिमिट होती है? बोले नहीं रहती है। बोला मैं 65 का हूँ, मैं बन सकता हूँ? बोले हाँ बन सकते हो। बोला क्या और क्या चाहिए फिर क्वालिफिकेशन? बोले पैसा चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए और 12th पास चाहिए। बोला तीनों हूँ मैं मेरे पास, मैं कल आ जाता हूँ। मैं उसका फ़ोन नंबर एड्रेस लिया और मैं पहुँच गया वहाँ पे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये मजाक कर रहे हैं कि हाँ। 65 पे कोई शायद आए ना आए, बट आप पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, वो पहुँच गया। क्या और बात वो है। भी गोविंद भाई के प्रोग्राम में आए थे, बाद में पता चला वहीं पे धोड़किया फार्म के प्रोग्राम में। तो मैं वहाँ पे दूसरे दिन चला गया, एनरोल किया मैंने। ये यहाँ की यूनिवर्सिटी इंडस यूनिवर्सिटी में ही था वो। तो इंडस यूनिवर्सिटी में जाके मैंने फॉर्म भरा और मैंने स्टार्ट किया। वो ज़माने में 6.5 लाख रुपया खर्चा था, आज उसका 25 लाख हो गया। वो टाइम पे 6.5 लाख रुपया था।
तो मैं बोला मेरे पास है, मैं करता हूँ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइज़ेशन था, सबकॉन्शियस उसको माइंड ने संजोग ऐसा किया कि वो मेरे बाजू में वो पैसेंजर को लेके आए और और मैंने ज़्यादातर किसी आप से बात नहीं नहीं करता हूँ, उस करते, दिन बात किया उसी मैंने। दिन बात किया। ये ग्रेट, सबकॉन्शियस ग्रेट। माइंड ने मुझे इंट्यूशन दिया कि इससे किया। बात कर, तेरा सपना यहाँ पूरा होगा शायद। राइट, तो दिस राइट, इज़ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इससे मुझे लग रहा है कि जो भी व्यक्ति हर छोटी-छोटी बातों के लिए कुछ न कुछ विजुअलाइज़ करता है, उसमें यदि कोई नेगेटिव विचार आ जाए, सपोज़ जैसे आपने वो कार का, प्लेन का, बाइक का बताया, पर वैसा यदि किसी के मन में नेगेटिव विचार आ जाए, तो उसको यदि हम उसकी इफ़ेक्ट कम करना चाहें, तो यदि कोई एक टिप बता है पाएँ ना? तो? कैंसल टेक्निक है मेरी। ओके, ओके, क्या करना है नेगेटिव इसमें? विचार आ जाए तो कैंसल 2 बार बोल के 2 पॉजिटिव विचार कर लेने का, उसका ही सेम थिंग। ओके, सो जब कभी भी नेगेटिव विचार आया 2 बार कैंसल बोलो, इमीडिएटली अलर्ट रहो कि अरे मेरा नेगेटिव विचार आ गया, चलो कैंसल करता हूँ। कैंसल और 2 पॉजिटिव विचार कर लेने का। ओके, सो बच्चा अभी स्कूल से लेट हुआ और ऐसा लगा कि कि शायद उसका एक्सीडेंट तो नहीं एक्सीडेंट हो तो गया? नहीं हुआ हाँ, होगा, तो सीधा कैंसल बोल के ये कर देने का। और फिर बोलना है माय चाइल्ड इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड, या उस तरीके से। यस, यू विल कम होम सेफली। वेरी गुड, 2 बोल देने का ऐसा। वंडरफुल। दूसरी बात है कि जब हम छोटे रहते हैं, हमने जब ये माइंड पावर नहीं सीखा रहता है, तो विजुअल हैंड का और एफर्मेशन का पावर पता नहीं है, थिंकिंग का पावर पता नहीं है। तो हम कभी नेगेटिव सोच लेते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। दोनों चीज तो दोनों सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आगे जाके हमारी ज़िंदगी रोलर कोस्टर बन जाती है, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि कभी हमने नेगेटिव विजुअलाइज किया था, कभी पॉजिटिव किया था। तो नेगेटिव किया वो भी मैनिफेस्ट होता है, पॉजिटिव किया वो भी होता है। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें ऑलवेज पॉजिटिव सोचना, और जैसे आपने पूछा कि कभी नेगेटिव थॉट आ गया तो कैसे उसको उड़ाना है, उड़ाना है। तो ऐसे उसको उड़ा देना है। क्या बात है। प्लस जो आपने टेक्निक बताई थी, जो उसको एडिट करने वाली अपनी लाइफ की जो नेगेटिविटी, वो भी बहुत ही वंडरफुल हाँ, टेक्निक रही। वो भी बहुत ज़बरदस्त और है। आई थिंक मैंने सब मेरे पास वैसे ज़्यादा कुछ थी नहीं, पास्ट पेनफुल मेमोरी, मगर मैंने सब उड़ा दी है। राइट, राइट। अभी कोई तो चीज़ मुझे याद लगता नहीं है मुझे। जो भी व्यूअर्स यदि इतनी चीज़ें भी फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है ये 7 डेज का मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप जैसा ही ये पूरा पॉडकास्ट हो चुका हो है। जाएगा या एंड नाउ सर, अभी तो और ढेर सारी बातें हैं, उसको लेकर मुझे लगता है और एक नेक्स्ट एपिसोड करेंगे, और स्पेसिफिकली जो पतंजलि योग के बारे में आपने बताया। बिल्कुल। आजकल तो मेरा And, इतना उससे लगाव है, मुझे लगता है यार कितना कैसे जल्दी करूँ। जैसे माइंड पावर पहले सुना ना, मैंने सीखा तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाऊँ। पहुंचना है वो जुनून आ गया था मेरे में, और फिर से मुझे जुनून आ रहा है पतंजलि योग सूत्र पतंजलि योग सीखने का। सूत्र को लेकर। जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइज़ किया था, ऐसे मैंने कहीं बोल भी दिया था, जो हम बोलते हैं ना कभी सत्य बन जाता है। मैंने 2-3 लोगों के सामने बोल भी दिया था कि मेरा एक सपना बाकी है, मुझे ऑडिटोरियम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ पतंजलि योग सूत्र लोगों को सिखाना है, सूट बूट और में, ये अभी हो रहा है। सूट बूट में, सूट बूट में है जी, सूट बूट में, शॉर्ट बूट में। ज्यादातर हाँ पतंजलि योग हाँ, सूत्र की यूजुअली जो वो बात होगी धोती में तो और वो धोती योगा में। ड्रेस में हाँ, दाढ़ी वाले सिखाते हैं। मैं हाँ। बोला मैं मॉडर्न तरीके से सिखाऊंगा और क्या पूरी बात है। दुनिया में फैलाऊंगा। क्या बात पूरी है, दुनिया क्या को बात है। जरूरत है इसकी, तो So, कोई नहीं जानता है। राइट, राइट, राइट। सो सर, आपकी 75 एज, अभी 76 में आप एंटर होने वाले हैं, एंड फिर भी आप एनर्जेटिक है, इतने फिट है, उसका कोई यदि एक राज बता पाए लोगों को? 2-3 है। पहले तो बीइंग ए डॉक्टर, मैंने इतने लोगों को बीमार होते हुए मरते हुए देखा है कि मुझे लगता है ये ज़िंदगी तो नहीं चाहिए, मुझे बीमार नहीं होना है, क्योंकि मैं 30 साल मेडिकल फील्ड में रहा। दूसरी बात है कि मेरा जो एमडी है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में है, बीमारियों से कैसे बचना ये मैंने ज़िंदगी भर सीखा है। तो मेरा नॉलेज मेरे ऊपर तो मैं अप्लाई करता हूँ। दूसरी बात है कि जैसे जैसे एज होती है तो हेल्थ प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो मेरे लाइफ में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है इमीडिएटली मेरा रिजोल्यूशन बढ़ता है कि मुझे और हेल्दी रहना है, और हेल्दी रहना है, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। तो मैं हेल्दी रहने को टॉप प्रायोरिटी दे दी है। मैंने यही देखा है कि जो आपकी प्रायोरिटी में होता है वही आपके जीवन में मिलता है। तो मैंने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दे दिया है, तो इसकी वजह से मैं इतना हेल्दी रहता हूँ। तो अभी मेरा रिजोल्यूशन बढ़ गया है कि अभी मैं 75 कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मुझे और पहले से हेल्दी, और पिछले 1 महीने से मैं पहले से ज़्यादा काम करने लगा हूँ। एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और एनर्जी लेवल बढ़ाने के रास्ते पतंजलि योग सूत्र में है, जिसके बारे में हम हाँ अभी मेरा एक और गोल बन रहा है, और मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अभी मैं 6 बजे उठता हूँ, मुझे 3:30 बजे 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। 2-3 लोगों को बोल चुका हूँ
आपको जल्दी पता चलेगा कि मैंने वो शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। 3:30 बजे मैंने उठना शुरू कर दिया। क्या मेरी बात वाइफ है। को भी मैं 2-3 बार बोला कि अभी मुझे 6 बजे खाना बना के दे, मैं 8 बजे सो जाऊँगा, 3:30 बजे उठूँगा, 3:30 बजे से मेरा दिन शुरू होगा, ऐसा। क्या तो बात वो है, क्या हेल्दी बात है। रहने का एक और तरीका है ऐसा। वाह! तो हेल्दी ग्रेट। रहने का रिज़ोल्यूशन बढ़ता जाता है ऐसा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो सर, वैसे तो आपकी पूरा जीवन ही एक किताब के बराबर है, पर फिर भी यदि किसी को कोई किताब पढ़ने की शुरुआत करनी है, तो आप कौन सी किताब रेकमेंड करेंगे? देखो मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी डेल कार्नेगी की वो किताब हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मेरी भी शुरुआत वही किताब से हुई वही थी। किताब जो मुझे माय किसी ने गॉड! गिफ्ट किया था। हाँ, मैं गुजराती में पढ़ी थी, तब मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, तो मैंने पढ़ी थी, बहुत बार जिंदगी पढ़ी। जितवानी जड़ी-बूटी। हाँ, ज़िंदगी जितवानी जड़ी-बूटी जड़ी-बूटी, बराबर। तो मैंने पढ़ी थी। तो आज भी मुझे एक-एक प्रसंग उसका याद है और जो किताब ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। तो वो किताब आज ज़रूर भी मैं सुनाइए। उसके प्रिंसिपल्स काफ़ी फ़ॉलो करता फॉलो हूँ, करते हैं। फ़ायदा हो रहा है। बहुत मैंने बढ़िया। भी उसको रीराइट किया पूरा, क्योंकि मैंने देखा कि ये 100 साल पुरानी किताब है, हुँ, अंग्रेजी में लिखी है। वहाँ के एग्ज़ाम्पल है अमेरिका के, जो एग्ज़ाम्पल हम किसी को नहीं पहचानते, उसमें हुँ। जो एग्ज़ाम्पल दिए, तो इसको क्यों रीराइट नहीं करें? तो और मैंने भी वो एक किताब को फिर से लिखा है, लोगों के मन जीतने की कला करके। वो भी बहुत मेरी बढ़िया। प्रेरणा के जनने के बाद बेस्ट सेलर बन चुकी है, बेस्टसेलर है। ऐसा है। वेरी गुड क्योंकि सर। मुझे लगा कि ये लोगों को बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों ज़रूरी को है। ज़रूरी है इसलिए लिखता हूँ, नहीं कि मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो मैंने वो काम किया। तो पहली वो किताब है। दूसरी अंग्रेजी में बात करें तो मेरी 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, हुँ, स्टीवन हुँ, कवी की, हुँ। जो मैंने पढ़ी और जो मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया। एक्चुअली ये कमलेश भाई और स्नेह देसाई से मेरी दोस्ती वहीं से हुई है। हमने 7 हैबिट सीखने के लिए ग्रुप बनाया था। उसमें स्नेह के पापा भी थे और उनके घर में बैठ के हम 7 हैबिट डिस्कस करते थे। करते थे। फिर उसने कोई स्कूल वाले को पटाया तो उसका क्लासरूम खुलवा के हम, क्राउड बढ़ गया तो फिर क्लासरूम करके हम पढ़ते थे। तो मैं बच्चों को मोटिवेट करने की बात है ना, तो मुझे याद आया कि मैंने मेरे बच्चों को बचपन में सिखाया था कैसे। हमारा हर संडे को मिलते थे 3 घंटा, 7 हैबिट किताब एक-एक आदमी पढ़ता था, उसका एक-एक पैराग्राफ डिस्कस करते थे। तो मुझे लगा यार मेरे बच्चों को सीखना चाहिए। तो मेरा बेटा तब 8, 9, 10 साल का था शायद, तो मैं उसको बोला कि यार तुझे हर संडे को ₹100 कमाना है। बोले वो कैसे? बोला हमारे ग्रुप में तुम्हें आके बैठने का हर संडे, हुँ। कुछ करना नहीं, सुनना भी नहीं, बस आके बैठने का 3 घंटा, मैं तुम्हें ₹100 दूँगा। तो वो ज़माने में उसको अच्छा लगता था ₹100। तो उसने एग्री किया। फिर मैं बोला और ₹100 कमाना है? बोले कैसे? बोला तुझे वो वहाँ सुनना है और आके तेरी बहन को सिखाना है, छोटी मेरी बेटी को। तो मैं तुम्हें और ₹100 दूँगा। ₹100 हाँ। तो 200 हो गया उसका, बोले एग्रीड। फिर मेरी डॉटर को बोला नेहा को कि तुझे हर हफ्ते ₹100 कमाना है? बोला कैसे? बोला भाई सिखाया हो, तुम्हें चुपचाप सीखना है, तुम्हें ₹100 मिलेगा। तो हुँ। मेरा 300 का खर्चा हो गया। फिर मेरे बेटे को और बोला कि और ₹100 कमाना है? बोले कैसे? बोला मम्मी को सिखाने का। तो बोले एग्रीड। तो फिर वो अपनी मम्मी को भी सिखाता था। सिखाया। तो हर वाक़ई संडे को ऑसम। आता था क्लासरूम में, बैठता था, सीखता था और मम्मी को और बहन को सिखाते थे। सो और मैं इसीलिए सबको ₹100 देता था, तो ₹500 पॉज़िटिव एनवायरनमेंट पूरे घर पॉजिटिव में हो गया, एनवायरनमेंट। पूरे घर में हो गया। तो 10 बार ऐसा हुआ, 10 क्लासेस या कुछ हुए थे, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली। तो मेरा 5,000 का वो ज़माने में खर्चा हुआ। हुँ। मगर हमारे घर में सबको बहुत साल पहले 7 हैबिट आ कि गई। ये हैबिट आ गई। और मैं वंडरफुल। 7 हैबिट से इतना इम्प्रेस था, मैं सोचता था ये तो स्कूल में सिखानी चाहिए, हुँ, हुँ। क्यों नहीं सिखाते हैं लोग? तो मुझे पता चला कि मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन जहाँ पढ़ते हैं वहाँ केजी से सिखाते हैं 7 हैबिट। राइट, राइट। तो हमें लगा देखो मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने नहीं किया मगर किसी और ने किया। अध्याय की स्कूल में भी ये है 7 हैबिट्स वाला। किसमें? डीसीआईएस में। इसमें जेम जीनेसिस में है मेरा। अच्छा, जेम्स जीनियस हाँ, में। मेरे ग्रैंड ओके। चिल्ड्रन वहाँ पढ़ते हैं। वेरी तो गुड। उसमें केजी नर्सरी से सिखाते हैं। प्लस आदि की स्कूल में भी है आई एम लीडर करके प्रोग्राम, जहाँ पर 7 हाँ, हैबिट्स तो को ये मैंने 25-30 साल पहले मैंने सोचा था, सिर्फ विजुअलाइज़ किया वो था, आज हो रहा किसी है। और ने इम्प्लीमेंट कर दिया कर कि दिया। ये तो स्कूल में सिखाने वाला है। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं सिखाता है, नहीं, मगर प्राइवेट में सिखाता है। सिखाते तो हैं। मैं तो सबको बोलता हूँ कि ये 7 हैबिट ज़रूर पढ़ो, करेक्ट। लाइफ में इम्प्लीमेंट। कोई रिलीजन की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स लाइक अ रिलीजन ओनली। राइट, राइट। 7 हैबिट इज़ लाइक अ परफेक्टली फाइन। रिलीजन। सो सर, अब हमारा रैपिड फायर शुरू हो रहा है। अच्छा, उसमें एक और बुक अभी मेरे हाँ, ध्यान में आई, हाँ, वो है बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय जो डिस्पेंजा, जो माइंड पावर के ऊपर ज़बरदस्त किताब है। ओके। एवरीबॉडी शुड रीड इट।
जो डिस्पेंजा की। वेरी गुड सर। और आजकल तो क्या हो गया है कि ऑडियो बुक के इतने प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर है, किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए। क्या चाहिए आप जाके डालो जो डिस्पेंजा की बुक, ऑडियो बुक हिंदी में, सारी आप books पूरे available सोते हैं। सोते ईयरफोन लगा के सुन लो, पूरा ज्ञान आ जाएगा। क्या दुनिया बदल गई है। आजकल तो मैं वही करता हूँ, पूरी Right. किताब पढ़ता ही नहीं हूँ, जो Right. पसंद है वो ऑडियो बुक सुन लेता हूँ मैं। ग्रेट। सो सर नाउ रैपिड फायर पे हम हैं। सो एक सवाल का एक क्विक जवाब रहेगा। सो वन डेली मॉर्निंग रिचुअल जो आप हमेशा करते ही करते हैं। सबसे पहले तो मैं कपालभाति करता हूँ उठ के ही। सबसे पहले उठ के ब्रश करके पहला काम ये, बाद में सब कुछ, क्योंकि मुझे उसके बेनिफिट पता है। वंडरफुल। नाउ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आज तक आपको मिले हुए, उसमें से सबसे बेस्ट कोई इंसिडेंट यदि आप बता पाए। मोदी साहब ने दिया है मुझे। हाँ। मोदी साहब का जब यहाँ सीएम थे तब मेरा प्रोग्राम रखा था उन्होंने, तो वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद चाय पानी पी के बैठे थे, बात कर रहे थे, तो फिर उनको पता चला हसमुख का मैं भाई हूँ। हसमुख क्या नहीं, मेरा ब्रदर IAS ऑफिसर है, वो उनका ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो टाइम पे। तो एकदम उसने अचानक पूछ लिया कि वो आपसे बड़ा है कि छोटा है। बोला आपको क्या लगता है? बोले वो बड़ा है। बोला नहीं आपका गलत, ये मैं बड़ा हूँ। तो वो सरप्राइज जब उसने पूछा, और उनके साथ मेरा भाई काम कर रहा था। राइट। और उनको बड़ा कहा और मुझे छोटा कहा, तो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और सर अभी भी वो अपने बरकरार रखा हुआ है कि आपको देख के कोई नहीं कह पाएगा कि यू आर 75। ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट 25। उतनी फुल ऑफ एनर्जी एंड लर्निंग। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मुझे उसी में मिलता है कि यू डोंट लुक 75। तो इसलिए मेरी एजलेस बॉडी बुक आ रही है, मैं अभी एजलेस बॉडी बुक लिख रहा हूँ। वेरी गुड। और आई थिंक सबको वो पढ़नी चाहिए। एंड नाउ आपको ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आपको हमेशा यंग फील करते हो एट द एज ऑफ 75? मेरे सपने ओके। बड़े बड़े सपने रखे हैं, याद करता हूँ तो यंग फील होता है, अरे ये भी काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। सो ऐसा कोई सपना जो शायद क्योंकि आपने 65 पे प्लेन उड़ाया, 72 पे जंप लगना, माने स्काई डाइविंग आपने किया, इतने 45 प्लस कंट्रीज में हम घूमे, तो अभी कोई सपना बचा है? और 55 कंट्री घूमने का, और 3-4 एग्जोटिक जगह जाना है, जिसमें नॉर्दर्न लाइट देखने को आइसलैंड जाना है, अमेजोन के जंगल में घूमना है, गोरिल्ला ट्रेकिंग के लिए युगांडा जाना है। ये 3-4 चीज़ें जो भी मेरी बाकी रह गई है, मुझे वो करनी है। सो दोस्तों ज़रा देखें कि 75 के बाद भी ये गोल है, तो आपको तो अपना ऐसा ही कोई पावरफुल गोल ज़रूर से बनाना चाहिए। ये आपको यंग रखता है, ये यंग पावरफुल गोल ही यंग रखता है, आपको भगाते रहता है। राइट। वंडरफुल। एंड आपकी ऐसी कोई हॉबी जो आप करना पसंद करते हैं, और स्पेसिफिकली तब जब आप टीचिंग या ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तब आप क्या करना पसंद करते हैं? टीचिंग और ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, मैं तो किताब लिखता रहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा 200 बुक का गोल है, 127 हो गई, तो मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो किताब के बारे में सोचता हूँ। अभी एक साथ 4 किताब लिख रहा हूँ मैं, एजलेस बॉडी, पातांजलि योग सूत्र, गर्भ संस्कार और बिलीफ। 4 सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मेरी चल रही है। कभी ये किताब खोल कर लिखना शुरू करता हूँ, कभी वो, ऐसा क्या बात है। सो सबसे लास्ट में कि आपने बेहतर जीवन जिया हुआ है, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों को मार्गदर्शन दिया है, बट यदि आप 21 के हो जाए तो आप वो 21 वाले डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये एक चीज़ अब फिर से रिपीट मत करना है? क्या नहीं करना, वो एडवाइस क्या नहीं करना है? हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना। जो बहुत लोगों ने, राकेश झुनझुनवाला ने किया, स्टीव जॉब ने किया, माइकल जैक्सन ने किया, वो गलती रिपीट मत करना। वो गलती रिपीट नहीं करनी है। वेरी गुड। सो जितने भी एवरीथिंग इज लॉस्ट व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ग्रेट। सो सर आपकी बातों को सुनते हुए, आपके अनुभवों को सुनते हुए, मिसाइल की कहानी हो सकती है या प्यार बरसने की कहानी हो सकती है, सारी चीज़ें सुनते हुए बहुत ही अच्छा लगा है। और मुझे लगता है थोड़े ही समय के अंदर मैं भी शायद पतंजलि योग सूत्रों को लेकर हम जरूर, मेरा यही सपना है कि हमारे दर्शकों को हम इतना डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में सिखाएंगे कि वो समझेंगे भी, यूज़ भी करेंगे और उनको फ़ायदा भी होगा।
ये मेरा आपसे बड़ा चैलेंज है, समाज को मैं बड़ा चैलेंज देता हूँ राइट कि मैं आप तक लेके आऊँगा जो कोई नहीं किया अभी तक, वाह है ना, वो करूँगा वेरी मैं। गुड सो थैंक यू वेरी मच सर कि आप हमारे you. इनविटेशन के ऊपर यहाँ पर मजा आ आए गया। एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू दर्शन जी को। यस दोस्तों सो आपका ये एपिसोड में से कौन सा बिगेस्ट टेक अवे है, आपका क्या लर्निंग है, और साथ ही साथ में जो जो भी चीज़ आप फॉलो करते हैं उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, वो भी आप ज़रूर से यहाँ पर हमारे साथ शेयर करें। और आने वाले एपिसोड के अंदर आप कौन से गेस्ट को देखना चाहते हैं हमारे ये पॉडकास्ट शो पे, वो भी आप कमेंट के अंदर शेयर करें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।